अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनों के साथ होंगे। आप सबको वेलकम करूंगी हमारी आज की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में। आप सब जानते हैं आज 5 अगस्त है और आज के दिन यौम इस्तेहसाल को पूरे 2 साल हो जाएंगे। हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं, वो फीलिंग का सिर्फ इजहार कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जो इस वक्त कश्मीरियों पे गुजर रही है, जिस तरह से वो एक एक पल गुजार रहे हैं, उनका जो रिएक्शन है वो थोड़ा समझना मुश्किल है, क्योंकि जाहिर है जिस पर बीतती है वो ही जानता है अपने दिल का हाल। आगे बढ़ेंगे, आज का जो हमारी स्पेशल ये खुसूसी ट्रांसमिशन हम लेकर चलेंगे, अगेन उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर मबनी होगी जो अभी तक हम पिछले हफ्ते चीज़ों को डिस्कस करते आए हैं। कश्मीर के अंदर इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का जो एक मोटिव उठाया गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो नाम दिया, उसमें क्या क्या फेलियर्स आए हैं इंडियंस के हवाले से, क्या क्या मोदी की जो कोलैबोरेशन थी उसके बावजूद वो फेल हुआ, उसके बाद आगे उनकी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये इस मुकाम पे हम पहुँचे ही क्यों, क्या ये कर्फ्यू, ये ओपन जेल जो कश्मीर का है, ये आगे किस तरह से कंटिन्यू किया जाएगा, उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे, एनालिस्ट्स होंगे, जो हमसे इन सारी चीज़ों की जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखते हुए गुफ्तगू करेंगे। तो आगे बढ़ती हूँ, इस ट्रांसमिशन का आगाज़ प्रॉपर तरीके से करते हैं, हमारे मेहमानों की तरफ चलते हैं। मेरे सबसे पहले मेहमान एक बेहतरीन एनालिस्ट हैं और ज़ाहिर उनसे पहले भी हमने कश्मीर के इन इशूज़ के ऊपर बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करी है और आज भी देखते हैं उनका नज़रिया मज़ीद आगे किन चीज़ों को लेकर चलता है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर मदू किया। नहीं जी, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़रूरी होती है आप जैसे लोगों की राय, और बहुत सारे लोगों की जो कन्फ्यूजन्स होती हैं वो दूर हो जाती हैं आप लोगों की बातों के जरिए। अच्छा, ये कन्फ्यूजन जो है ये हमारी, आपकी नहीं, हमारी भी दूर हो जाती है, क्योंकि इल्म हमेशा टू वे ट्रैफिक होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, अगले मेहमान की तरफ चलेंगे, वो भी एक बेहतरीन एनालिस्ट हैं और जब भी कश्मीर के हवाले से हम उनसे बात करते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो करंट अपडेट्स हों, उन्हें सारी चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से पता होती हैं और तहकीक के साथ वो हमारे सामने उन सारी चीज़ों को पेश करते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं रिटायर्ड कर्नल असद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम समरा, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, और आपसे फिर अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा और मुझे यकीन है कि आज भी हम कुछ ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करेंगे जिनसे हमें पता चल जाएगा कि इंशाल्लाह कश्मीर बहुत जल्द आज़ाद होगा। बिल्कुल ऐसे ही मेरा ख्याल है। आपका जो ATV है इसने बड़ा एक मेजर रोल प्ले किया डेफिनेटली इस पाकिस्तानी कौम को भी और इवन अक्रॉस दी LOC भी, लोगों को कि जी है क्या एक्चुअली कश्मीर इशू है क्या, बिल्कुल इसी पे इसको हमने कैसे आगे लेके चलना है, व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट देयर। बिल्कुल इसी को आज हम लेकर चलेंगे, इसी पे हम बात करेंगे, डिटेल के अंदर जाएंगे। तो लेकिन उन सारी चीज़ों से पहले एक और हमारी यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं, वो भी एक बेहतरीन एजुकेशनिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, और उनसे भी हम इन्हीं चीज़ों को लेकर आगे बात करेंगे, उनकी राय भी लेंगे कि वो क्या समझती हैं कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन वहाँ पर चल रही है उसको देखते हुए आगे वो क्या फोकस कर सकती हैं कि किस तरह से हालात सुधर सकते हैं या नहीं सुधर सकते। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर आमना महबूब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड टू सी यू अगेन, सेम हियर, ऑल द पैनलिस्ट, माय डियर कलीग्स। हम कश्मीर पे बात करना क्योंकि दैट इज़ नियर टू आवर हार्ट, तो हमारे दिल के करीब है कश्मीर और हम सब की ख्वाहिश है और हम सब इस ऑप्टिमिज्म के साथ ज़िंदा हैं, ज़िंदा कौमों की तरह के एक दिन कश्मीर आज़ाद होगा और ये शुरू से ही पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन ये मैप पे भी पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा बिल्कुल जी। और इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारी इस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं डॉक्टर मुनव्वर साहब आपसे आगाज़ लेती हूँ। हम इन सारी चीज़ों को जिक्र कर रहे हैं, एक हफ्ते से सिलसिला चल रहा है इलीगल इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर पे जो हम बात हो रही है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी हम फैक्टर्स को थोड़ा सा डिस्कस करें कि फैक्टर्स क्या थे बिहाइंड ऑल दिस कि आज इस मुकाम पे हम पहुँचे और यौम इस्तेहसाल को आज पूरे 2 साल हो गए हैं। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम सवाल है और वैसे भी हम सोशल साइंसेस में चीज़ों के को पहले डिस्क्राइब करते हैं, फिर उसे एक्सप्लेन करते हैं और उसके ऊपर हम फिर प्रेडिक्शन या प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। सही। तो जो फैक्टर्स की आपने बात की, एक्सप्लेनेशन मांगा कि आज हम यौम इस्तेहसाल क्यों मना रहे हैं जी। उसकी बुनियादी वजह जो है वो तो भारत का जो एक जालिमाना रवैया है कश्मीरियों की तरफ
और जो उनकी जो एक हम कहें कि नामुनासिब पॉलिसी वीज़ा वी कश्मीर कि उसको हथियाने के लिए उन्होंने रिवोकेशन 370 एंड 35A जिसकी वजह से जो कश्मीरियों के जो हुकूक का पहले से जो इस्तेहसाल हो रहा था उसके अंदर मज़ीद एक तेज़ी हमें नज़र आई। जी बिल्कुल। और उस वक्त से लेकर पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया, पूरी दुनिया ने प्रोटेस्ट किया और उसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी सेंसिटिव नज़र आई, यूनाइटेड नेशन सेंसिटिव नज़र आया किसी हद तक कि जो रिवोकेशन 370 थी और 35A था जो 5 अगस्त 2019 को जो कॉन्स्टिट्यूशन जो किया, और हमें ये नज़र में रखना चाहिए कि फरवरी 2019 पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में टेंशन रही, डॉग फाइट रही और उसके बाद फिर ये अगस्त 5 के अंदर जो मोदी ने एक्शन लिया और उससे के ज़रिए उनकी अजम्पशन ये थी कि हम बाय फोर्स कश्मीर को अपने साथ मिला लेंगे और वहाँ की जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उसको तब्दील कर देंगे, जिस पे रिएक्शन, बड़ा सख्त रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से, इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से आया और ज़्यादा सेंसिटाइज जो इंटरनेशनल कम्युनिटी हुई वो इस बात पे हुई जिस अंदाज से वहाँ पे क्रैकडाउन हुआ, इंटरनेट को शट डाउन करके, पॉलिटिशियंस की गिरफ्तारियाँ जिसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की सारी लीडरशिप आपकी आती है, यासीन मलिक साहब सर फहरिस्त हैं उसके अंदर, और इसके अलावा बिजनेसमैन जो इंडियन गवर्नमेंट की जो तोजी थी, जस्टिफिकेशन थी कि हमने ये क्यों किया ताकि कश्मीर के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, आपने बिजनेसमैन को भी पकड़ना शुरू कर दिया। और फिर उसके अलावा एक सिटीजनशिप एक्ट के ज़रिए से इंडिया के अंदर भी, भारत के अंदर भी और कश्मीर के अंदर भी वहाँ पे सिटीजनशिप राइट्स देना शुरू किए भारतीयों को जो कि कश्मीर का हिस्सा नहीं थे। और डेफिनेटली चूंकि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है और आज का कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ये 75 ईयर्स हो गए हैं, यूनाइटेड नेशंस में डिस्कस हो चुका है और ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिससे रीजन की अमन और सलामती और खुशहाली को मुतासर करता है। चूँकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के पीस एंड स्टेबिलिटी को भी मुतासर करता है, क्योंकि डोमिनो इफेक्ट होता है। अगर साउथ एशिया पीसफुल नहीं होगा तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी पीसफुल नहीं होगी। और उसके साथ साथ जो वेस्ट का जो अपना कायम करदा निज़ाम है लिबरलिज्म के ऊपर, जिसमें आप डेमोक्रेसी कहें या जिसके अंदर आप कैपिटल इकोनॉमी कहें या फ्रीडम ऑफ स्पीच करें, राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का आप बात करें, तो उसको उसकी बसात इंडियन बिहेवियर जो है वो उसको लपेटता हुआ हमें नज़र आता है, चाहे वो इजराइल का एक्शन हो या तो वो जो एक कायम करदा निज़ाम है इंटरनेशनल सिस्टम का, उसको सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो इंडियन बिहेवियर और इजरायली बिहेवियर इन केस ऑफ पैलेस्टाइन और इन केस ऑफ कश्मीर हमें नज़र आता है। बिल्कुल सही। अच्छा, जो हम अभी फैक्टर्स पे बात कर रहे हैं, मैं सर आपकी तरफ भी आऊँगी। ये जो हिंदुत्व माइंड सेट था जो मोदी ने इम्प्लीमेंट किया और सारी दुनिया ने इस चीज़ को देखा, तो मैं चाहूँगी कि इसके बारे में भी आप बताएं कि ये जो माइंड सेट था इसके बिहाइंड क्या उनकी लॉजिक्स थी, क्या दिमाग में चल रहा था मोदी के जो इस तरह की चीज़ों को वो सामने लेकर आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट डे और बड़ा ही मैं समझता हूँ कि सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है एंड स्पेशली इस वक्त भी जो सिचुएशन इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमारे मुसलमान बहन भाइयों की है, इस बड़ी तकलीफ दे है। हम तो यहाँ बैठे हैं एक आज़ाद मुल्क के अंदर, हम सांस ले रहे हैं एंड वी फील वेरी कंफर्टेबल, बट प्रैक्टिकली इवन हमारे वो भाई बहन जो आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, अभी आपने पिछले वीक इलेक्शंस होते हुए वहाँ पे देखे, अपने नुमाइंदों को उन्हें आपने चुनते हुए देखा, अभी असम्बली मार्ज वजूद में नए सिरे से आ गई एंड सारा प्रोसेस वो जो जमहूरियत का जो कंप्लीट होने जा रहा है, जब हम इसको मुंतबिक करते हैं इलीगल इंडियन ऑक्यूपेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो वी फील के मतलब आप ज़मीन और आसमान का फ़र्क है वहाँ के इन्वायरमेंट्स में और यहाँ के इन्वायरमेंट्स के अंदर। और जब इसकी ओवरऑल थोड़ी सी आप बैकग्राउंड के अंदर जाएँ, सबसे पहली बात तो ये है कि इसको सिक्योरिटी काउंसिल में नेहरू लेकर गया था, इंडिया लेकर गया था कि ये मतनाज़ इलाका है, ये मतनाज़ हिस्सा है, ये प्रॉब्लम है और ये इंटरनेशनल एक ऐसा इशू है कि जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के इंटरवीन किए बगैर सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकता। और उसके अंदर ये हमें कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। उस रेजोल्यूशन में ये कहा गया था कि जी आप राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन
जो है वो कश्मीरियों को देंगे, हक के राह दही की बात करते हैं, और देन दे विल डिसाइड कि आइदर दे आर गोइंग टू ज्वाइन इंडिया और दे आर गोइंग टू ज्वाइन पाकिस्तान। एक इन चीज़ों पे हमें बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए। हुआ ये क्योंकि सारे कज़िये को 74 साल हो गए, इंडिया इसको दबाता चला गया, इंडिया इसको लिंगर ऑन करता चला गया। वहाँ की जो आप इंडियन इलीगल ऑक्यूपेशन जो है वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का, वहाँ के जो लोग थे, यानी आप महबूबा मुफ्ती के पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें, शेख अब्दुल्ला की बात करें, शेख अब्दुल्ला के जो नीचे फिर बेटा आता है, फिर उसके नीचे जो पोता आता है, उन्होंने जिस तरीके से पिछले आलमोस्ट कोई 70 सालों के अंदर आफ्टर ऑल दे हैव बीन रूलिंग। यानी आप सिर्फ इतना देखें कि बख्शी गुलाम मोहम्मद ने 1953 से लेके 1963 तक किसी तरह की कोई असेंबली तो वहाँ थी नहीं, एंड ही हैड बीन रूलिंग। व्हाई? बिकॉज ही हैड द टेसिट अंडरस्टैंडिंग विद दिल्ली कि जी आप जो जिस तरह के कवानीन आप वज़ा करते जाएंगे, हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया का जो था उसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। आप सिर्फ इतना देखिए कि 54 से लेके 94 तक मैं आपसे बताऊं, इन्होंने क्या किया कि जो ओवरऑल जो इंडिया की अमलदारी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन आती है वो 94 यानी 97 शिकें थी, तो 94 उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी थी इन 40 सालों के अंदर मुख्तलिफ तरह के प्रेसिडेंशियल आर्डर्स। उनके 367 आर्टिकल्स हैं इंडिया का जो कानून है, उसमें से उन्होंने 260 को लागू कर दिया था हमारे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। एंड आई से यस हमारा, वाई? बिकॉज इट बिलोंग्स टू पाकिस्तान। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ आपने कहा ना कि वो इसको कोरिलेट हम जब करते हैं हिंदुत्व के साथ या आरएसएस की मेंटलिटी के साथ, इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी इज़ द पर्सन कि जब ये शख्स अपने काले पैरों के साथ सियासत के अंदर एंटर हुआ था तो उसने ये सिट इन किया था, धरना दिया था कि जी नहीं, आप ये जो कश्मीर की जो हैसियत है, एक ऑटोनमस स्टेटस दिया है, इसको आप ख़त्म करें और इट शुड बी इन दी अमलदारी ऑफ इंडिया, और इंडियन कवानीन सारे के सारे होने चाहिए और ये यूनियन टेरिटरी बनना चाहिए, इसको इंडिपेंडेंट या एक ऑटोनमस स्टेट का दर्जा नहीं होना चाहिए। मैं तब की बात कर रहा हूँ आपसे, व्हेन ही एंटर्ड एक्चुअली इनटू द पॉलिटिक्स। और उसी के साथ ही शख्स आगे, इससे अगले जो 5 साल जब पहले इसने गुजारे, बहुत सारी चीज़ों के साथ इसने फॉरवर्ड किया, बट एक्चुअली वो आप कह सकते हैं कि मज़हब को इसने इस्तेमाल किया, मज़हब की जुनूनियत को इस्तेमाल किया, आरएसएस को, शिवसेना को इसने इस्तेमाल किया। और ये जो सेकंड इनका इलेक्शन हुआ है, इसके अंदर इट वाज इन हिज मैनिफेस्टो कि जी हमने कश्मीर का स्टेटस जो आर्टिकल 370 35A को हमने रिवोक करना है, और जो अयोध्या की जो मस्जिद थी उसके ऊपर राम मंदिर, जो राम टेम्पल है, उसी दिन उसका उन्होंने 5 अगस्त 2019 को संगे बुनियाद रखा था। दीज वर टू उनके ऑब्जेक्टिव जो थे मैनिफेस्टो के अंदर, वो 5 अगस्त को उन्होंने उसको स्कोर आउट कर दिया था। वाई? बिकॉज दे इम्प्लीमेंटेड देयर एंड देन, और दैट वाज दी, जिसको कहते हैं एक माइंड सेट था जो कि परसिस्ट करता था इंडिया के अंदर। और यही उसका शाखसाना है कि 2 साल हो गए सारी चीज़ को बैठी, पूरी दुनिया तो देख रही है, बट प्रैक्टिकली टॉकिंग देन हु इज सफरिंग? वी पाकिस्तानीज आर सफरिंग। वाई? बिकॉज हमारे अपने बहन भाई वहाँ पर हैं, उनके साथ हमारे लिए धड़कते हैं, और जो सारी तकलीफ परेशानी जो है वो एक्चुअली हमारे उन कश्मीरियों बहन भाइयों के सर के ऊपर है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ छोटी तादाद नहीं है। 80 लाख के करीब समरा वहाँ पे वो लोग हैं, एंड दे आर द वन एक्चुअली हु आर सफरिंग। आप चीज़ देखना, आप सारी बातें होती है पूरी दुनिया के अंदर, किसी जगह कोई छोटा सा वाक़या इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर होता है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ऐसा लगता है कि दुम पे खड़ी हो गई है। आप जितनी ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं, ओहो जी बड़ा जुल्म हो गया, एंड सी व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन इंडिया। और साथ ही फिर इलीगल ऑक्यूपेशन जो जम्मू एंड कश्मीर की इंडिया की है, वो देखें सारा 2 सालों में क्या हो चुका है। यानी आप ये देखें कि 89 ऑनवर्ड आज तक 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरियों को तो शहीद कर चुके हैं। बिल्कुल राइट। और मतलब लाखों की तादाद के अंदर बच्चे जो हैं, मतलब वो तो बेसिकली ऑर्फन हो गए ना, वाई? बिकॉज उनके तो वालिदैन तो ख़त्म हो गए। और जिस तरीके से उन्होंने हमारी यंग बहनों बेटियों को उनको घरों से उठाया, जिस तरीके से उनकी इज्जतें पामाल की गई, और फिर मैस ग्रेव्स जो आपको नजर आई हैं एक्चुअली वहाँ पर कश्मीर के अंदर, ये तो आई विश कि ये जितनी ह्यूमन राइट्स के चैंपियन है ना पूरी दुनिया के, चाहे वो यूनाइटेड नेशन वाले हैं और इसके अलावा भी बाकी दुनिया के चैंपियन है, जिनेवा वाले उठ के जाएं, एंड दे शुड फाइंड आउट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इस वक्त भी वहाँ पर मकबूजा कश्मीर के अंदर। और जो कुछ इंडियन फोर्सेस वहाँ पर जिस तरह का जुल्म जबर और स्टेट टेररिज्म के वहाँ पे एक्ट कमिट कर रही हैं, ऐसे ही तो सारे के सारे जंगी जराइम एक्चुअली
जो मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी है और फिर उसकी जो कैबिनेट है वो सारी कमिट कर रही है और इंडियन आर्मी कमिट कर रही है। और वही वाली चीज़ है कि जो इनका माइंड सेट है वो यही जाहिर करता है कि ये चौधरी बनना चाहते हैं, ये इस तरह की हरकतें करें जिससे ये चाहते हैं कि हम डरा धमका के पूरी कौम को रहें और रूल हमारा रहे। आई एग्री विद यू, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं एक ये ज़रूर कह सकता हूँ, आज इस सारी जद्दोजहद को, अगर लोग तो नॉर्मली कहते हैं ना कि कश्मीरियों की जद्दोजहद को 74 साल हो गए, एंड आई इसको को रिलेट करता हूँ मैं, जब इसको सिखों ने एक लिहाज से कब्जे में लिया था कश्मीर को, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ 1819 के और फिर 1846 ऑनवर्ड, ये तब से इनके जद्दोजहद ये चल रही है 1846 ऑनवर्ड। अनफॉर्चुनेटली हमारी इसी कश्मीरी बहन भाइयों के अंदर ही इनके अपने गद्दार, यस आई कॉल देम दैट वे। आज देख रहे हैं महबूबा मुफ्ती कहती है कि जो हमारे फोर फादर थे उनसे बड़ी गलती हुई, वो जो टू नेशन थ्योरी हमने एक्सेप्ट कर ली एंड वी सेड कि यस वी आर प्रिपेयर्ड टू लिव विद इंडिया, और वो जो डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन था उसको एक लिहाज से एक्सेप्ट कर लिया। नो वी फील को सारे का सारा रंग था। वाई? बिकॉज इन्होंने अपना वो टेन्योर एंजॉय किया, सारा कुछ किया, और अब जब इनको घरों में बंद किया, शेख अब्दुल्ला उसकी फैमिली को, महबूबा मुफ्ती को उसकी फैमिली को, देन दे केम टू नो कि यार ये जेलें क्या, तो वो तो घरों के अंदर बंद थे। सो व्हाट आई से कि नो दैट इज अ रियलाइजेशन, बट अनफॉर्चुनेटली इसी सारे प्रोसेस के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारी तंजीमें वो भी हैं जिनको एक्चुअली इंडिया फंड कर रहा है, एंड दिस इज कि नहीं तो हम तो इंडिपेंडेंट कश्मीर के लिए बेसिकली चल रहे हैं। यू ट्रस्ट मी, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं एंड डेफिनेटली इसको हम आगे चल के भी डिस्कस करते हैं, देन हाउ टू डील ऑल दीज थिंग्स। बिल्कुल जी, और बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया, इसी को हम आगे थोड़ा सा लेकर चलेंगे। साथ में डॉक्टर रामना भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर गुफ्तगू को जारी रखते हैं। और आज 5 अगस्त के हवाले से हम आज की इस ट्रांसमिशन को लेकर चल रहे हैं। यौम इस्तेहसाल को पूरे 2 साल हो चुके हैं और बात वहीं आ जाती है कि हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, बट स्टिल जिन पर गुजर रही है, जो इन सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है वो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, और फिर भी हम यही कहेंगे कि हम उनके साथ हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, अभी डॉक्टर मुनव्वर ने भी अपने कुछ राय आप लोगों के सामने पेश की, कर्नल असद ने भी की। डॉक्टर रामना आप भी मौजूद हैं, मैं चाहूँगी आप भी इस बात पे हमें अपनी राय दें, क्योंकि 2 साल हो गए हैं और एक तरह से इंडिया ने ओपन जेल बना दिया है कश्मीर को। जो इस वक्त वहाँ पर आज़ादी की सांस हम थोड़ी बहुत ले भी रहे थे, तो वो उन 2 सालों का जो कर्फ्यू है और वो जो एक लॉकडाउन एक तरह से लगा दिया है कंप्लीट वाला, उससे क्या असरात सामने नज़र आते हैं निकल के, लोगों को क्या रिएक्शन हो सकता है, और इससे कोई चीज़ बेहतरी की तरफ जाएगी या ये जेल कंटिन्यू रहेगा? समरा, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जो कर्नल साहब कह रहे थे कि वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद थी इंडियन आर्मी की, और इनफैक्ट वो अभी से तो जेल नहीं थी, तो 70 साल से जेल ही चल रही है, लेकिन इस वक्त ये सिचुएशन है कि दे हैव बीन सफोकेटेड बाय ऑल मींस, कि आप देखिए कि उनके ऊपर तमाम ज़िंदगी की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो बंद हैं। बिल्कुल, कोई पढ़ाई की, कोई जो कारोबार की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो सब डिप्राइव हैं। कोरोना वायरस है और सारी दुनिया लॉकडाउन का शिकार है, लेकिन तमाम हुकूमतें ये कोशिश कर रही हैं कि उनके लोग इस क्राइसिस में, इस पेंडेमिक में सरवाइव कर जाएं, जबकि इंडियन गवर्नमेंट ये कर रही है कि जितने रह गए हैं वो भी मर जाएं। और उसमें ये है कि मीडिया ब्लैकआउट है, ना बाहर से कोई आ सकता है, ना ये लोग कोई इंफॉर्मेशन बाहर भेज सकते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन का राइट भी दे आर डिनाइड, और उनके पास कोई इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है ताकि वो कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर ना कर सके। इंडियन गवर्नमेंट इतनी स्केयर्ड है कि बाहर से किसी को विजिट नहीं कराते वो, इसलिए कि उन्हें पता है कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो दुनिया की सबसे बड़ी ओपन जेल है जिसमें 80 लाख लोग कैद हैं, और उनको, हालांकि जेल का भी एक असूल होता है, जो मुनव्वर बात कर रहे थे कि दुनिया एक इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक चलती है, तो जेल का भी एक असूल होता है। जेल में भी बुनियादी इंसानी जो ज़रूरियात हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, जबकि इस जेल में वो भी सब डिनाइड है। दूसरे, इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ जो पहले इंडियन आर्मी का था कि वो टेररिस्ट थे और स्टेट टेररिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो अब ऑगमेंट हो गया है 5 अगस्त के बाद, और जब ये जिसका डॉक्टर मुनव्वर ने जिक्र किया कि सिटीजनशिप एक्ट पास कर दिया है उन्होंने, और 4 मिलियन इंडियंस आर प्रोवाइडेड राइट टू डोमिसाइल इन कश्मीर, तो वो एक सिविलियन टेररिज्म है।
सही। यानी सिविलियंस के लिए कोटा, इंडियंस के लिए कोटा मुकर्रर हो गया है जॉब्स में, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन कर ली हैं। और जो डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के नाम पे ये इंट्रोड्यूस किया गया है लॉ कि यहाँ पे लोग नई आके इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देंगे और नए इंडस्ट्रीज लगाएंगे व्हाटएवर। लेकिन इनफैक्ट ये कश्मीरियों के को मजीद हकूक से महरूम कर दिया गया है कि जहाँ पे वो अपना बिजनेस चला सकते थे, बाहर लोगों को लाके उनको बिठाया जा रहा है, उनको कोटा दे दिया गया। देखिए इसका मतलब है कि कश्मीरीज आर रिड्यूस्ड टू माइनॉरिटी, और पहले ही वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे इसलिए कि उनके पास तो पैसे मौजूद नहीं है, उनके पास तो सरमाया मौजूद नहीं है, उनके पास ये राइट मौजूद नहीं है, उनको ये सिक्योरिटी नहीं दी गई कि वो बाहर निकलें और इन्वेस्टमेंट कर सके। फिर ये दुनिया की वो सबसे बड़ी सब जेल है जहाँ पे एक नेशन को ये नहीं पता कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। दे आर सो रेजिलियंट। वो जैसे कर्नल साहब ने बताया कि वो 1648 से स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई आज से नहीं कर रहे, कोई 70 साल से नहीं कर रहे। दे आर सो रेजिलियंट नेशन। लेकिन किसी नेशन को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल। उनको लाइफ सिक्योरिटी नहीं है, रिस्पेक्ट सिक्योर नहीं है। वुमेन इज द सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एवरी नेशन। और उन वहाँ पे औरतों के साथ क्या सलूक हो रहा है, वहाँ पे बच्चों के साथ क्या सलूक हो रहा है। और जब बंदा कुछ भी नहीं कर सकता तो फिर मेल क्या करेगा, वो फिर साइकोलॉजिकल क्राइसिस में जाएगा ना। तो इंडियन गवर्नमेंट का ख्याल है कि इनको इस कदर साइकोलॉजिकल क्राइसिस में ले जाए कि ये हैंड ओवर कर दें। हालांकि ये उनकी, आपको पता ही है कि 2 साल से ये चल रहा है और कश्मीरीज रिफ्यूज टू सबमिट। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी ये है कि डेमोग्राफिक टेररिज्म के जरिए टोटली कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज कर दी जाए और जो लोग यहाँ रह गए हैं वो इस कदर डिप्रेस हो जाएं कि उनकी रेजिस्टेंट मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो जाए। सही। तो ये सब जेल इसलिए बनाई गई है। और अगर 2-4 साल दुनिया अगर इसको नहीं देखेगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको नहीं देखेगी कि कितनी बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, कि एक कौम का जिंदा रहने का हक ही खत्म कर दिया गया है, उसका सरवाइव करने का, उसका सांस लेने का, उसका सोचने का हक छीन लिया गया है। ये तो फिर भी कश्मीरी हैं जो इसमें सरवाइव कर रहे हैं, वरना मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई भी वेस्टर्न नेशन होती तो वो इस सूरत हाल में सरवाइव कर सकती। बिल्कुल जी। और अपने हाथ छोड़ देते, हर चीज़ को सर झुका लेते कि ठीक है जी, जुल्म सितम और अपनी शाखों को ख़त्म करने से बेहतर था। लेकिन फिर भी उम्मीद है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। और इन सारी चीज़ों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को, जो आज तक उसी हिम्मत से और उसी जोश से वो आगे बढ़ रहे हैं और लड़ रहे हैं। इसी चीज़ को जो ओपन जेल पे हम बात कर रहे थे, डॉक्टर मुनव्वर आपकी तरफ भी आऊँगी। अभी जैसे हमने कुछ दिनों पहले भी मुख्तलिफ इनकी पॉलिसीज़ पे बात करी थी कि जो इंडियन की करंट पॉलिसीज़ बनी है इस करंट सिचुएशन को लेकर, उसमें भी फेलियर ही नज़र आ रहा है। लेकिन आप फिर भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो डू यू थिंक इन फेलियर्स के पीछे क्या वजह है और इनको कब समझ में आएगा कि हम कुछ भी कर लें हमने फेल ही होना है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। देखें, जो डॉक्टर आमना ने जो बात की, बेसिकली वजूहात तो फेल के वो ही हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी को या पॉलिसी वीज़ा भी कश्मीर को देखें तो उसके 3 बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: फॉइलिंग इन्वेस्टमेंट, फेलिंग पॉलिसी एंड इमेज, और फ्रस्ट्रेशन। अच्छा, जहाँ भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वो अफगानिस्तान के केस में की हो $3 बिलियन की, चाहे 9 लाख फौज उतार कर कश्मीरियों को ज़बरदस्ती अपने साथ अनेक्स करने की कोशिश की हो, रेवोकेशन ऑफ 370 या 35A हो, तो उसका नतीजा नहीं मिला। और चाहे इवन जो राफेल आप ख़रीद कर आप ये समझ रहे हैं कि आप चाइनीज़ को कंटेन कर पाएंगे, नतीजा ये है कि लद्दाख में चाइना की फ़ौजी इंस्टॉलेशंस जारी नज़र आती हैं हमें। और फिर जो मोदी साहब हैं, उनकी जो अगर हम पॉलिसी देखें तो पॉलिसी का जो बुनियादी इंस्ट्रूमेंट हमें नज़र आता है वो टेररिज्म है, चाहे वो इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर हो या एक्सटर्नल पॉलिटिक्स के अंदर हो। अफगानिस्तान में भी एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ UN रिपोर्ट है, 66 सेंटर, 6500 टेररिस्ट, और उसमें चाहे वो TTP हो, BLA की सपोर्ट हो और उसके साथ साथ लश्कर अहरार हो, इन सबको इकट्ठे कर कर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश हो। और कश्मीर के अंदर भी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नज़र आती है, जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़ी सेंसिटिव आपको नज़र आती है। अच्छा,
अब जो मोदी साहब की जो पॉलिसी थी, अब मोदी साहब ने उसको टर्न करने की कोशिश की टेररिज्म से रिकंसिलिएशन की तरफ, अच्छा, फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए। अब ये जो करीब में जो मीटिंग की है इन्होंने कश्मीरी लीडर्स के साथ, वो उसका एक उसका हमें एविडेंस नज़र आता है। पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन की कोशिश करना या आपका स्टैंड स्टिल का एग्रीमेंट साइन करना, तालिबान के साथ नेगोशिएशन की कोशिशें करना, दिखावा, लेकिन वो कम्प्लीटली फेलियर था। अच्छा, उसकी वजह क्यों थी? रिकंसिलिएशन की तरफ क्यों दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम कंसिलिएशन की तरफ जा रहे हैं? एक तो कश्मीरी लीडर्स को मंगवा के मोदी साहब ने कोशिश ये की कि जो इंडिया के इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व करें। कोविड-19 की वजह से वर्स्ट परफॉर्मेंस है इंडियन इकोनॉमी की, -7.5 जा रही है, जो कि 4 डिकेड्स में इतनी वर्स्ट परफॉर्मेंस नहीं रही। पहली बात, तकरीबन 800 मिलियन इंडियंस को मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने पॉवर्टी से निकाला था, वो 800 मिलियन दोबारा पॉवर्टी में चले गए। और उसके अलावा जो इस वक्त आप आसाम और मिज़ोरम के दरमियान में रियासती जो जंग देख रहे हैं, जिसमें दोनों तरफ की पुलिस, जिसमें 7 मेरे ख्याल में पुलिसमैन हलाक हुए और 70 से ज़्यादा ज़ख्मी नज़र आते हैं। फिर आपने किसान मूवमेंट देखी जो अब बीजेपी के लीडर्स के ऊपर राजस्थान के अंदर हमले हो, या लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लहराना हो, या नागालैंड में उनकी आज़ादी का झंडा लहराना हो, और फिर चाइनीज़ चैलेंज को टैकल करना, वो ये हर जगह पे आपको एक नाकामी नज़र आती है, जिसको मैं कहता हूँ फेलिंग पॉलिसी। अच्छा, इंडियन जो मोदी साहब का जो पॉलिसी है उसमें फिर उनका जो इमेज, जो राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया, वो भी डिक्लाइन करता हुआ आपको नज़र आया। अब कोई राइजिंग इंडिया और शाइनिंग इंडिया की बात करते हुए आपको नज़र नहीं आ रहा। अब इन सारी पॉलिसीज़ की वजह से एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है, और फिर वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर आप देखें कि कभी वो जोहर टाउन का वाक़या करवा देते हैं, और फिर एक मीडिया वॉर और साइबर अटैक पाकिस्तान के ऊपर आपको नज़र आती है। अच्छा, कश्मीरी जब आप लीडर्स को बुलाते हैं, एक नाकामी तो ये भी है कि आप ट्रू लीडरशिप को नहीं बुलाते, आप प्रो दिल्ली लीडरशिप, जिसकी तरफ कर्नल साहब ने इशारा दिया, और जो प्रो इंडिपेंडेंस जो लीडरशिप है, जिसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, उसको तो आप मदू नहीं करते। आपका जो उसमें पर्पज़ है वो सियासी था कि किसी तरह से जो आपकी जो इलेक्टोरल डिमार्केशन है उसको रीडिमार्केट किया जाए, एग्रेंडाइजमेंट की जाए, अपना जो पॉलिटिकल सपोर्ट है बीजेपी की, और इस तरह से वो चाहते थे कि बीजेपी जो है वो विन करे कश्मीर के अंदर भी। और आखिरी बात मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो इस वक्त जो कॉम्प्लेक्सिटी है जो मुझे नज़र आती है, डॉक्टर आमना उस पर मज़ीद रोशनी डालेंगी। भारत के लिए दर्द सर कश्मीर के साथ साथ ये भी है कि जो मोदी ने पहले जो स्टांस लिया एक सख्त होकर कि हम ज़बरदस्ती करेंगे और अखंड भारत है और हम टेंटो और मार्शल रेस हैं, हमारा हक है के रीजन के ऊपर हम, और फिर कुछ इंटरनेशनल ग्लोबल पावर्स ने भी थोड़ी सी हती दी कि यू आर राइजिंग इंडिया और शाइनिंग इंडिया, हाँ कि आप जी बड़ा, आप तो बहुत ही अपना रोल प्ले। अब उसमें से निकले किस तरह से? प्रॉब्लम यह है कि अगर आप अब कंसिलिएशन की तरफ जाते हैं तो जो आप सख्त गिर पॉलिसी और दहशत गर्दी पर मबनी पॉलिसी की वजह से जो आपने वोट हासिल किया 2019 के इलेक्शंस में, तो वो आप वहां पे लूज करते हैं। तो अब वो बात जो आपने पिछले प्रोग्राम में कही, ऐसी हड्डी है जो न निगली जा रही है न उगली जा रही है, और थोड़ा सा ईगो भी आ गया है सामने कि हम आगे भी नहीं बढ़ सक रहे और पीछे भी नहीं हट सकते अपनी वजह से। अच्छा, इसी के ऊपर और गुफ्तगू करेंगे, कुछ और चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे उनकी राय भी ली जाएगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। आज की हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन यौम एहतिसाल के हवाले से है, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 साल कोई छोटा टाइम पीरियड नहीं होता। एक दिन या कुछ घंटे भी अगर हमें एक जगह बंद रख लिया जाए और हमें किसी किस्म की कोई सहूलत प्रोवाइड ना की जाए तो हम भी पागल होना शुरू हो जाते हैं। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि कश्मीरी हमारे भाई बहन जो हैं इस वक्त 2 साल से कंप्लीट लॉकडाउन में हैं, ना कोई कारोबार कर सकता है, ना कोई बाहर आ जा सकता है, किस तरह की ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन का उनका सिलसिला नहीं है। तो ये चीज़ें सोचकर भी दिल दहल जाता है।
आगे बढ़ूंगी और मैं कर्नल असद की तरफ आऊंगी। सर, आपके लिए एक बड़ा एक चीज़ मेरे जहन में आई, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपके एक्सपीरियंस के हवाले से। आप भी रिटायर्ड कर्नल रह चुके हैं फोर्सेस के, हाँ रिटायर्ड हैं आप, कर्नल रह चुके हैं, तो फोर्सेस को आप बहुत गहराई से जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि उस वक्त जो इंडिया की जो फोर्सेस वहाँ पे मौजूद हैं, मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, सब कुछ जुल्म सितम उनका चल रहा है, लेकिन इन दी एंड उनको फेलियर मिलता है। वो उस हमारी जो कश्मीरी बहन भाइयों की जो ताकत है, जो हिम्मत है, उसके आगे वो हमेशा हार जाते हैं। तो ये जो इस वक्त फोर्सेस का मोराल है, आप क्या समझते, कहीं वो उम्मीद नहीं हारते कि भाई हम तो कर करके कितना भी हमने जबर कर लिया, इतना जुल्म सितम कर लिया, लेकिन ये कौम हारने का नाम ही नहीं ले रही है? देखिए, सवाल बड़ा आपका पर्टिनेंट है। इट इज़ नॉट पाकिस्तान आर्मी कि जिसको आपको कहें कि नहीं इनको ह्यूमन राइट्स का बड़ा ख्याल है, जिनेवा के जितने भी कन्वेंशन है उसके ऊपर ये अमल करते हैं, और अगर LOC के अक्रॉस अगर कोई फायरिंग होती है तो ऐसा नहीं कि आप इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करते हैं, आप बिल्कुल मिलिट्री टारगेट्स को आप इंगेज करते हैं और उसके ऊपर मतलब जो उनके एक फोर्सेस के रूल्स बने हुए होते हैं उनके तहत आप चलते हैं। इट इज बेसिकली ये हमारे साथ है। एज फार एज इंडियन आर्मी इज कंसर्न, आई डोंट टेक देम उस तरह की जी वाकई एक बड़ा मुल्क है और इतनी बड़ी आर्मी है तो वाकई उसके अंदर वो उसी तरह का अपने आप को क्लेम करते हैं कि वी आर वेरी प्रोफेशनल आर्मी। प्रोफेशनल आर्मी कभी सिविलियंस के ऊपर फायरिंग नहीं करती, कभी सिविलियन गाड़ियों के ऊपर, सुजुकी के ऊपर, बच्चों की जो बसें हैं उनके ऊपर फायर नहीं करती। तो पहली बात तो ये होगी, आई टेक देम एज रोग इंडियन आर्मी, ठीक है, बदमाश इंडियन आर्मी, इसमें कोई शक नहीं है, जिसके अंदर या जिसके नज़दीक जिनेवा कन्वेंशंस का, ह्यूमन राइट्स का कोई गुजर भी किसी तरीके से नहीं है। जो दूसरी बात जो हम सबको समझ में होनी चाहिए कि इंडियन आर्मी के अंदर मुस्लिम्स का तनासुब ना होने के बराबर है। यानी अगर आप ये देखें कि 14% मुस्लिम्स हैं तो इसका मतलब है कि एज़ पर देयर पॉपुलेशन 14% मुस्लिम्स को तो इंडियन आर्मी के अंदर भी होना चाहिए। देयर यू डोंट फाइंड इवन 1% मुस्लिम, सो दैट मीन कि एक वो फैक्टर भी ख़त्म हो गया। अब अगली बात आती है कि ये बेसिकली है हिंदुत्वा की आर्मी, ये है RSS की आर्मी, ये है शिवसेना की आर्मी, and they have been actually given the task to wage a war against the Muslims and Kashmiris। तो जब उनकी ये जो सारा सिलसिला चल रहा है और जो स्टेट टेररिज्म ऑन द इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स ऑफ न्यू दिल्ली सब कुछ वो कर रहे हैं, तो ये ऐसे लोग हैं इनके नज़दीक इंसानियत का तो किसी तरह से गुजर है ही कोई नहीं। प्रैक्टिकली आई एम टॉकिंग, आप देखिए ना, अगर आप 80 लाख की वहाँ पे आबादी है, उसमें से 40 लाख तो ख़वातीन बच्चों को साइड पे कर दें, ठीक है, 50 लाख को साइड पे कर दें, बाकी 30 है, आप 10 लाख जो बूढ़े हैं उनको साइड पे कर दें, तो बेसिकली ये 15 से 20 लाख हैं यंगस्टर जिनको आप समझते हो कि हाँ किसी तरीके से वो ओके जी एहतजाज कर रहे हैं, सारा जो कुछ भी है, और उनके ऊपर उन्होंने 11 लाख आर्मी इनिशियली और अभी भी इस वक्त उनकी 8 लाख से ज़ायद आर्मी वहाँ पर मुतय्यन है। सो दैट मीन कि हर 8 कश्मीरियों के ऊपर उन्होंने एक फ़ौजी को मुतय्यन किया हुआ। ये पूरी दुनिया के अंदर आप ये देखें इस तरह का आपको कभी वो फिगर और रेशियो नजर नहीं आएगा। उनकी जो फोर्सेस हैं उसमें भी पॉलिटिक्स मेरे ख्याल से जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो उसमें भी शामिल है। बिपिन रावत जो है ना, आप बिपिन रावत को मेरे ख्याल है साथ ही कह दें कि बीजेपी का उसको MNA या कोई ओवरऑल जो है ना लेजिस्लेशन के अंदर भी लेके चले जाए। बिपिन रावत बेसिकली सियासी आदमी है, उसको उन्होंने 3 साल का जिस तरीके से डिफरेंट टेन्योर दिया, तो इंडियन आर्मी के अंदर भी बड़ा एक लिहाज से उसकी बड़ी रिजेंटमेंट है विद इन दी फोर्सेज। मैं एयरफोर्स की और इंडियन आर्मी की भी बात करूँ, बट जनरली मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे कश्मीरियों के पास क्या चीज़ है, या तो उनके पास पत्थर है, लाठियाँ हैं और उन्होंने पथराव करना है, सारा कुछ है, और अगेंस्ट व्हाट, पैलेट गन्स के ऊपर। आप ये देखें 2010 से ये पैलेट गन्स का बेमहाबा इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के खिलाफ, और ये पैलेट गन्स माइंड यू ये एनिमल्स की हंटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। एंड सी ये फ्रॉम वहाँ से उन्होंने लिया इजराइल से उस स्ट्रैटेजी को, और वो सारी चीज़ को यहाँ पे हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के ऊपर ये काम कर रहे हैं। मैं इसलिए आपसे कहा ना, हम तो आज़ाद मुल्क के अंदर रह रहे हैं, तो हमें तो लगता है कि नहीं अच्छा पैलेट गन्स हम तस्करा करते हैं, इमेजिन करें उसका इम्पैक्ट जिस तरीके से बॉडी में पेनिट्रेट करती है, जिस तरीके से आंखों को इफेक्ट करती है। यानी आप ये देखें कि बेतहाशा अमवात सिर्फ पैलेट गन से हो चुकी हैं, बाकी आंखों से अंधे जो हमारे कश्मीरी बच्चे हुए हैं उनकी तो आप तादाद को ही छोड़ दीजिए। ये सिर्फ एक काम है बेसिकली पैलेट गन्स का जो इंडियन आर्मी वहाँ पर कर रही है, और अपने आप को क्लेम कर रहे हैं वी आर द मोस्ट प्रोफेशनल पीपल, एंड एक्चुअली वी पाकिस्तानीज आर पाकिस्तान आर्मी एंड आर्म फोर्सेस
वी आर वेटिंग फॉर दोज सूरमास कि वो आए, क्योंकि हमने उनसे सच्ची बात पूछे, हमने वाकई बहुत सारे हिसाब चुकता कर रहे हैं। तो लेकिन जी। एक और चीज़ भी अगर हम देखें तो जो उनकी इंडियन आर्मी के जो फोर्सेस में लोग मौजूद हैं वो तो खुदकुशियां भी कर रहे हैं, मतलब वो फेलियर की तरफ जा रहे हैं, तो नजर आ रहा है। Here you are the most demoralized Indian army। आप देखें इसे बड़ा मोराल तो डाउन हो रहा है ना उनका फिर। जी बिल्कुल, आप ये देखें 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इंडियन सोल्जर्स दे आर नॉट विलिंग एट ऑल एक्चुअली टू सर्व इन कश्मीर। अगर उनकी 14-15 लाख की आर्मी है तो 8-8.5 लाख उन्होंने, आप कह सकते हैं कि इलीगल इंडियन ऑक्यूपेशन जम्मू और कश्मीर के कब्जे के ऊपर उसको बरकरार रखने के लिए एक लिहाज से लगाई है। 50% आर्मी उन्होंने सिर्फ इस एक जगह पे लगाई है। अच्छा, जब ये सारी बातें आती हैं जो आपने कहा ना खुदकुशी का, फिर आप यकीन माने यहाँ पर आपने यौम शहदा की तकरीबात देखी होंगी जी। और जिस तरीके से, और इट्स नॉट ओनली आर्मी की, अब पुलिस की भी बात करें, ठीक है, जो यहाँ के शहदा हैं और जिस तरीके से उनके भाई बहनों को, वालदैन को जिस तरीके से रोस्टम पे आके बात करते देखते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, जज्बा शहादत की बात करते हैं, अपने वतन के लिए मर मिटने की बात करते हैं, कंपेयर इट बेसिकली विद इंडिया। और इंडिया के अंदर हाल ये है कि उनके सोल्जर्स के लिए प्रैक्टिकली आई एम सेइंग कि उस तरह की जो इक्विपमेंट उनको चाहिए होते हैं वो इक्विपमेंट उनको अवेलेबल नहीं होता। इवन एक माँ ने चीखना शुरू किया कि आपने मेरे बच्चे को मार दिया, ना उसके पास शूज़ थे, ना उसके पास ये सारे का सारा जो कुछ भी था। ये जब उन्होंने एक तकरीब की तो अब वहाँ तो इस तरह का कोई सिलसिला नज़र नहीं आता। चीज़ें देखें, वहाँ पर एक शैतानी ट्रायका मुसल्लत है, ये हम सबको पता होना चाहिए। और उन इंडियन इनसेन वोटर्स को भी, हमारी क्लियर जो हम कहूँ, इंडियन इनसेन वोटर्स को भी पता होना चाहिए कि किस शैतान दरिंदे को वो एक्चुअली नरेंद्र मोदी की शक्ल के अंदर उन्होंने दूसरा टेन्योर दिया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का। ही वॉज द वन। आप ये देखें कैसे सिलसिला चलता है। ही वॉज इन गुजरात 2002 के अंदर, यानी आप सोच सकते हैं कि ही वॉज द चीफ मिनिस्टर, अमित शाह वॉज इंटीरियर मिनिस्टर देयर इन गुजरात। और इन दोनों ने मिलकर पुलिस को आगे नहीं आने दिया और उन्होंने मुसलमानों के घरों को जलाया, उनके कारोबारों को जलाया, उनके घरों को आग लगा के 20,000 से ज्यादा मुसलमानों को उन्होंने जिंदा जलाया। दिस इज व्हाट एक्चुअली नरेंद्र मोदी डिड। और इसी इनसेन इंडियन लोगों ने उसको एलिवेट करके उठा के प्राइम मिनिस्टर बिठाया। एंड सी एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग। एक बहुत सारे हमारे लोग बात करते हैं और हम बिल्कुल हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। हमारी आप से कि शहर भी छोटा लफ्ज है, मेरा ख्याल है वो हमारे अंदर बसते हैं, वो हमारे कश्मीरियों में तकलीफ होती है उनकी हर चीज़ की। कि ये हम बात होती है कश्मीर की मजलूमियत की, जैसे हम उनको ना अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं। जो मजलूमियत होती है ना वो 1, 2, 5, 10 साल चलती है। 1846 से लेके अब तक नहीं चलेगी, 2021 तक की बात करें। आपने अगर 2 साल तक यानी 5 अगस्त के बाद से जिस तरीके से आपने उनको अंडर सीज लेकर आ गए, जिस तरीके से उनका हर चीज बंद कर दी, यानी आप देखें जिस पे उनका गुजारा है, आप उनके खेती बाड़ी खत्म कर दी, उनके फलों के दरख्तों को इमेजिन करें, मतलब वॉर क्राइम्स के अंदर ये आता है। दिस इज व्हाट एक्चुअली नरेंद्र मोदी उस शैतानी ट्रायका ने ये सारे के सारे उनके अहकाम दिए। बिपिन रावत जैसा जो मैं समझता हूँ कि उसको मुझे हैरानी होती है, उसको जनरल कहने का मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि जनरल्स की तो बड़ी ग्रेस होती है। इज अ डिसग्रेसफुल कैरेक्टर, आई वुड से लाइक दिस। बिल्कुल। तो मकसद कहने का ये कि ये इस तरीके से ये कश्मीरियों को उनकी विल पावर को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की। और जो सबसे बड़ी बात ये है, नहीं ये तो देखें, एक तो हमें बड़ा क्लियर मैसेज इंडिया को और पूरी दुनिया को जाना चाहिए। अगर इन 40 सालों के अंदर यानी 1979 से लेकर अब 2021 आ गया, 2 सुपर पावर्स को अगर अफगान तालिबान ने बिल्कुल रैग टैग शेप के अंदर अगर उन्होंने शिकस्त दे दी, भी अगर उनके पास वेपन्स थे, ये चलो पैसा था, तो एक जज्बा तो था ना लड़ने का, मतलब काबुज कुव्वत को अपने अंदर वो अफगानिस्तान में नहीं देखना चाहते थे। तो डू यू थिंक कि ये मैसेज कश्मीर के अंदर नहीं गया है? बिल्कुल सही। डू यू थिंक इनसे ज्यादा जुल्म तो वाकई कश्मीर के अंदर हुए हैं अगर उस एंगल से भी देखा जाए तो? अगर मैं समझता हूँ अफगानिस्तान के अंदर को 2 लाख से ज्यादा शातें हुई हैं, मतलब सिविलियन की या उनके अफगान तालिबान की, तो उससे ज्यादा शातें, तो मैं कहूँ 1840 से काउंट करें ना, वो तो कश्मीर के अंदर एक लिहाज से हो चुकी हैं। जो अभी डॉक्टर आमना कह रही थी कि वो सारी खबरें बाहर निकलने ही नहीं देना चाह रहे, कि उनको करंट सिचुएशन लोगों को बाहर पता ही ना चल सके। आजाद मीडिया की जैसे बात करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया की बात करते हैं, दे आर विद अ स्पेसिफिक एजेंडा। आप यकीन माने, हम अक्सर बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर भी मीडिया की, आप चाहे CNN की बात करें, BBC की बात करें और किसी डोचे TV की बात करें,
ये डीप स्टेट उनको जो कहती है वो खबरें देते हैं। यू ट्रस्ट में, मैं आपसे ये बताऊं, ये कभी हो कम दे यू से कि दे आर इंडिपेंडेंट मीडिया। अगर वो इंडिपेंडेंट अगर खबरें देते तो जो कुछ कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी या नरेंद्र मोदी कर रहा है, क्या सारी दुनिया के सामने ना आता? बिल्कुल। जहाँ सारी दुनिया की बात करें डॉक्टर रामना, एक और चीज़ मैं आपसे बात करना चाहूँगी। जैसे अभी पॉलिटिक्स की बात हुई, इनकी स्ट्रेटजीज की बात हुई, जो इनकी पॉलिसीज थी वो फेलियर की तरफ चली गई, फोर्सेस पे हमने बात की। अब ज़रा ये देखें कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं वो भी उनके साथ कोलैबोरेट कर रही हैं और सुपर पावर्स भी हैं, जैसे कि अमेरिका वन ऑफ देम, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आते, फिर भी वो अगेन फेलियर की तरफ जा रहे। तो उसके पीछे आप समझती क्या है कि क्या रीज़न है? समरा, मैं ना डॉक्टर मुनव्वर के पॉइंट को टेकअप करूँगी यहाँ पे। ये जो भी मेंशन कर रहे थे कि मोदी एंटर इनटू इंटरनेशनल अलायंसेस, तो ये जो क्वाड में चला गया, ये एशिया पैसिफिक में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। ये चाहता है कि जो इंटरनेशनल नेविगेशन है वो इसकी मर्ज़ी से हो और ये खत्ते को कंट्रोल करे। इंडिया का इससे पहले ही बहुत एक रीजनल पावर का डिज़ाइन है, और आप देखिए कि खत्ते का कौन सा मुल्क है जिनके साथ इन्होंने बुरा सलूक नहीं किया, उनको ब्लॉकेट नहीं किया, उनका जीना हराम नहीं किया। नेपाल को देख लीजिए, भूटान को देख लीजिए, आप बांग्लादेश को देख लें, उससे पहले श्रीलंका को देख लें, और पाकिस्तान के साथ तो वो 4 जंगें लड़ चुके हैं। और पाकिस्तान सिर्फ एक वाहिद कंट्री है जिसने सरेंडर करने से इनकार कर दिया, जो उनके साथ ताल्लुकात रखना चाहता है लेकिन इक्वालिटी की बेसिस पे रखना चाहता है। तो अब इंडिया ने सोचा कि ये इंटरनली जो हम सब डिस्कस कर रहे हैं कि मोदी साहब की जो पॉलिटिक्स थी, इनफैक्ट दे ही यूज, जो हम अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी में कहते हैं कि उन्होंने गुजरात को एज ए मॉडल यूज़ किया कि वहाँ अप्लाई करके देखा कि हम किस तरह से जेनोसाइड करेंगे और किस तरह से मुसलमानों को और रादर तमाम अक़लियतों को इंडिया से ख़त्म करने का एक तजर्बा करके देख लें। और जब वो तजर्बा हो गया तो जो कर्नल साहब कह रहे हैं कि बाकी एक्सट्रीमिस्ट जो वोटर है उसने सोचा कि ये पूरे इंडिया पे अप्लाई हो सकता है और उनको फैसिलिटेट कर लिया। मोदी ने अपनी तरफ से एक बहुत ग्रैंड स्ट्रैटेजी बनाई है। उनका ख्याल है कि वो इंडिया में ये एजेंडा अप्लाई करेंगे कि सारी माइनॉरिटीज़ को बिल्कुल रूल आउट कर दिया जाए, और उसकी सपोर्ट वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से इस तरह लेंगे कि ही विल फिट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो वो वहाँ अपनी सर्विसेज ऑफर करेंगे। इस वक्त हालत ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ज़्यादा खौफजदा है विद द राइज ऑफ चाइना। हाँ। और जो उसकी इकोनॉमिक पोजीशन है, जो BRI है, जो उसकी एक्सटेंशन है, जो SCO की एक्सटेंडिंग मेंबरशिप है, जो इस वक्त चाइना और रशिया का अलायंस है विद रीजनल पावर्स, जो डेवलपमेंट के लिए है और सारी दुनिया उसको फॉलो इसलिए कर रही है, 40 कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन दैट, के वो एक डेवलपमेंट का एजेंडा है, वो स्ट्रेटेजिक एजेंडा नहीं है, वो डेवलपमेंट का एजेंडा है, और वो सबके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि ट्रेड में अच्छी बात ये है, जो अभी मुनव्वर रेफर कर रहे थे, लिबरलिज्म में अच्छी बात यह है कि वो टू वे ट्रैफिक होती है, दोनों को फायदा होता है जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। इस वक्त अमेरिका को पार्टनर्स की ज़रूरत है, और सिंस हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तारीख में पहली दफ़ा इतना बड़ा स्टैंड लिया है कि जब हम दोस्त हैं तो हमें दोनों को फ़ायदा होना चाहिए, जबकि अमेरिका ने तो हमें नुकसान पहुँचाया है, तो हम क्यों इनके साथ दोस्ती करें, हम अब एतबार करने को तैयार नहीं है। तो इस सूरत हाल में ख़ास तौर पे उन्हें इंडिया की ज़रूरत थी, और इंडिया के लिए मोदी के डिज़ाइन में फिट आता था कि इंटरनेशनल लेजिटिमेसी फॉर हिज ऑल ह्यूमैनिटेरियन क्राइम्स विद इन इंडिया अगेंस्ट देयर ओन पॉपुलेशन, उसको बाहर से लेजिटिमेसी की ज़रूरत थी, एंड ही डिड, ही जॉइंड दैट। अब इस वक्त मोदी फंस गया है, उसको ये अंदाज़ा नहीं है, अभी हमें फ़ौरन नज़र नहीं आ रहा कि इंडिया कोलैप्स करेगा, लेकिन आप देखिए कि चाइना के साथ जो उनकी स्कर्मिशेस हो रही हैं, जो अभी मुनव्वर भी रेफर कर रहे थे, तो इंडिया की कैपेसिटी तो नहीं है कि वो उनको फेस कर सके और वहाँ से जीत सके, और इस वक्त इंडिया रिट्रीट करना चाहता है, लेकिन इंडिया अब रिट्रीट नहीं कर सकता। दूसरी तरफ वो एशिया पैसिफिक में अलायंस में दाखिल हो गए हैं, वहाँ से अमेरिका उनको रिट्रीट नहीं करने देगा। इंटरनली सूरत हाल ये है, जो डॉक्टर मुनव्वर रेफर कर रहे थे, किसान मूवमेंट भी चल पड़ी, जो मिजोरम का और नागालैंड के झगड़े भी चल पड़े, खालिस्तान मूवमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो कश्मीरियों के साथ हैं, और वो इंटरनेशनल लेवल पे उनका सारा डायस्पोरा इसको बूस्ट कर रहा है, और पाकिस्तान के साथ उनकी वैसे ही एक पॉजिटिव उनके साथ इंटीमेसी है ड्यू टू करतारपुर साहब जो हमने ओपन कर दिया उनके लिए। तो इस वक्त मोदी जो है वो एक बिल्कुल स्टक है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी।
फौरन नहीं होगा, कोई 5 साल में हमारे सामने नहीं होगा। मे बी शायद मोदी नेक्स्ट इलेक्शन जीत जाए और ये लोग समझें कि शायद ये इस एजेंडा पे हम चल के जीत सकते हैं, लेकिन विद इन 10-15 ईयर्स इंडिया को ये नज़र आ जाएगा कि ना उसकी इंटरनेशनल लेजिटिमेसी रहेगी और ना ही इंटरनल लेजिटिमेसी रहेगी, एंड दे आर बाउंड टू लूज। और उसके लिए कश्मीर जो है वो उनके लिए नेल टू द कॉफिन होगा ना, आखिरी नेल, क्योंकि कश्मीरी वो कौम है जो दे रिफ्यूज टू सबमिट, हर एक के साथ उन्होंने रेजिस्टेंस शो किया है और मोदी के बस में ये नहीं है। अगर हम इससे मोदी से पहले की गवर्नमेंट की बात करते हैं, दे वर हैविंग अ सेकुलर फेस, लेकिन कांग्रेस ने भी कम नहीं किया था कश्मीर के साथ। डेमोग्राफिक प्रेशर, जो डेमोग्राफिक चेंज है वो 70 साल से हो रही है और ग्रेजुअली हो रही थी। मोदी ने तो उसको बोल्ड कर दिया ना, लाउड कर दिया है। और जो अभी कर्नल साहब रेफर कर रहे थे कि इंडियन आर्मी दुनिया की डिप्रेस तरीन आर्मी है और इसमें डिजर्टर का हाईएस्ट रेट है। देखिए, जो इंसानियत के लिए, जो अपनी कौम के लिए लड़े होते हैं ना, उनके पास एक मॉरल ग्राउंड होती है। एग्जैक्टली। अगर इंडियन आर्मी किसी बाहर की नेशन के खिलाफ लड़ेगी तो उनकी मॉरल ग्राउंड मौजूद है, लेकिन अगर वो अपनी नेशन के खिलाफ लड़े हैं तो वो इतना आसान नहीं होता। ये वो नहीं है कि जैसे ब्रिटिश ने इसको आर्मी को सोर्ड ऑफ राज के तौर पे रखा हुआ था, इंडिया ने भी उसको रखा हुआ है और वहाँ पे भी वो नाकाम थे ब्रिटिश, इसीलिए उनको यहाँ से जाना पड़ गया। और यहाँ पे भी इंडियन गवर्नमेंट नाकाम ही है। और जो उनका प्रोफेशनलिज्म है, जो कर्नल साहब रेफर कर रहे थे कि उनको अंडररेटेड वेपन दिए जाते हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, उनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता, दैट इज द रीजन फॉर कोलैप्स ऑफ एन आर्मी। बिल्कुल। तो आप देखिए कि इंडियन आर्मी कौन से महाज पे जीती है, कौन सा महाज है जिसपे इंडियन आर्मी अभी तक जीती है। अगर पाकिस्तान से जंग की बात ले लें, अगर श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर में इंटरवीनिंग की बात ले लें, एक छोटा सा टाइनी नेपाल, वो उसको भी ब्लॉकेट नहीं कर सके। तो और वो फिर पूरे इंडिया में इंटरनली फौज अपनी ताकत के साथ लड़ती है, अपने अवाम की ताकत के साथ। सही। और इन चीजों की वजह से तो जाहिर है कि इंडियन आर्मी इज अ फेलियर। बिल्कुल। और मोदी अगर ये समझता है कि वो इस अपनी एक्सट्रीमिज्म की पॉलिसी से 40% हिंदू वोट जो कि उसके साथ है, उससे वो पूरे इंडिया पे हुकूमत कर सकता है, तो ये बहुत लॉन्ग रन में होने वाला नहीं है। बिल्कुल। और इन चीज़ों से ये भी जो चीज़ सामने आती है कि इकोनॉमिकली भी आगे चलकर वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। वो तो हमने भी डिस्कस किया ना कि -7, जब मोदी आया था तो उसका एजेंडा इकोनॉमी थी और उस वक्त इंडिया वाज एट 5 point something ग्रोथ रेट। तो आप देखिए कि दो जो टेन्योर में इस वक्त वो कहाँ, बेशक सारी दुनिया का कम हो गया लेकिन इतना कम नहीं हुआ कि वो -7 पे चला जाए। तो इसका मतलब है कि वो जो इंसेंटिव था हिंदूज को कि ये हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज और हम इकोनॉमिक राइज लेंगे और हम सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेंगे, वो भी उनके लिए पॉसिबल नहीं है। जो कर्नल साहब कह रहे थे कि फल दरख्तों पे लगे गल गए, वो कश्मीरियों को तो डिप्राइव कर दिया आपने, उनको भूखा मारने का सम्मान कर दिया, लेकिन आपको भी नुकसान हुआ क्योंकि आपकी इकोनॉमी हेवीली डिपेंडेंट है ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ दोस। बिल्कुल। ये तो वही वाली बात हुई कि कीचड़ में आपने पत्थर फेंका तो चींटे तो आप पे भी उड़ के आएंगी और ये पता नहीं कब इनको रियलाइज होगा। इसको और थोड़ा मजीद हम आगे लेकर चलेंगे, कुछ और चीज़ों को हाईलाइट करूंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और ये खुसूसी हमारी नशरियात जारी रहेगी। आज 5 अगस्त के हवाले से यौम इस्तेसाल को पूरे 2 साल हो चुके हैं और उसी हवाले से आज हमारे साथ जो पैनल पर मेहमान मौजूद हैं वो हमारी एक्सपर्ट राय आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ूंगी, डॉक्टर मुनव्वर आपकी तरफ आऊँगी। पहले तो मैं चाहूँगी कि जो हम लोग अभी ये बात कर रहे थे, मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करें कि ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ का रोल और अमल दखल है वो किस हद तक इंडिया को डिप्राइव भी कर सकता है और चाहे वो कुछ भी कर ले लेकिन फिर भी वो फेलियर की तरफ जा रहे हैं। एक छोटा सा कमेंट दे दूं, डॉक्टर लुबना अपना डॉक्टर आमना ने बड़ी एक खूबसूरत बात की जिसका नतीजा मैंने जो समझा है और सीखने को जो मुझे मिला है, मोदी साहब की जो पॉलिसी है वो ये है कि बीजेपी और हिंदुत्व को इस्तेहकाम दें और उसके नतीजे में अगर भारत की रियासत और भारत की आवाम गैर इस्तेहकाम होती है, उसका इस्तेहकाम मुतज़लज़ल होता है, भारत की इकाई अगर जहन्नुम में जाती है तो जहन्नुम में चली जाए। ओह माय गॉड। ये मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, चूँकि पार्टी का इस्तेहकाम और रियासत का इस्तेहकाम दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब तक पार्टी रियासत के मफादात को लेके आगे नहीं जाएगी, मोदी साहब तो इस वक्त ये दिखा रहे हैं ना कि ये भारत का इस्तेहकाम है।
नज़र ही आया कि उसका इमेज भी कंप्रोमाइज़ हुआ, इकोनॉमी भी कंप्रोमाइज़ हुई, उसका इन्फ्लुएंस भी कंप्रोमाइज़ हो गया। तो वो रूल किस पे करेंगे फिर? हाँ, जब सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, आ जाते हैं अब आपके सवाल के ऊपर। इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर हमें क्लैश नज़र आता है, रैशनलिज्म वर्सेस रियलिज्म। अच्छा, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो सेंस ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी है वो इंग्लिश स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक बेस करती है कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन कंसर्न्स पर, और उनको इकट्ठे रखने के लिए आप नॉर्म्स बनाते हैं, इंटरनेशनल लॉ बनाते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल लॉ प्रेसिडेंट ओबामा के कहने के मुताबिक एक स्पीच में कि ये इंटरनेशनल लॉ है जो कि मेजर पावर या ग्लोबल पावर्स को अपनी विल छोटे ममालिक पर इम्पोज करने से रोकता है। सही। लेकिन ग्लोबल पावर्स समटाइम्स इस तरह से बिहेव करते हैं कि जिससे कंप्रोमाइज हो जाता है इंटरनेट। वो रेफर करे थे रशिया के केस में। हाँ। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि खुद अमेरिका क्या करता है इन केस ऑफ अफगानिस्तान, सीरिया, यमन, आपका लिबिया, आपका इराक और फिर कश्मीर और फलस्तीन। एग्जैक्टली वीटो करना फलस्तीन के केस के अंदर, तो वो खुद अमेरिका पे भी आता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो सेंस ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी है वो जहाँ पे ये कहा जाता है कि आप कोऑप, वो एक मुझे याद आ रहा है डैनिश एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा मुझे हैरत होती है कि हम कोऑपरेशन से कॉन्फ्लिक्ट की तरफ क्यों जा रहे हैं। और आज की दुनिया में हमें नज़र आ रहा है कि डायलॉग के ज़रिए से और मीडिएशन के जरिए से मसाइल हल करने के बजाय हम वायलेंस की तरफ जा रहे हैं, टेररिज्म को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। पीस एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कि बात तो करती है कोऑपरेशन की, यू वुड फाइंड अ नंबर ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जो कहेगी जी पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करें, कॉन्फ्लिक्ट न करें, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। लेकिन फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या हो जाता है, अपने मफादात की खातिर, जैसे भारत के केस में कश्मीर पे क्यों साइलेंट है, इसलिए साइलेंट है कि भारत बड़ी इकोनॉमी है और फिर वॉर इंडस्ट्री आपको नजर आती है। वो चाहते हैं पेरिफेरल नेशंस के अंदर अगर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा तो उनके वेपन सेल होते रहेंगे। यानी हामिद करजई की स्टेटमेंट अपनी नजर में रखे ना, हामिद करजई कहते हैं कि दाइश को सेटल कौन करने वाला है। अच्छा, भारत ने भी अपने फाउंडिंग फादर्स की ग्रेव पर स्पिटिंग की है। ये महात्मा गांधी 1945, 47, 29 जुलाई उन्होंने कहा था कि जो रियल सोवरेन है रियासत के अंदर वो लोग होते हैं। सही। और जो रूलर होते हैं वो उनके सर्वेंट होते हैं। अब आप देखेंगे कि वो जो ट्रम्प था उसने भी यही कहा था कि मीडिएशन की तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली। अगर आप सर्वेंट सोवरेन नहीं मानता लोगों को तो वो रूलर नहीं है। और उन्होंने कहा मैं रेबल इसलिए हुआ हूं ब्रिटिश एम्पायर के कि वो कहता है कि जी मैं यहाँ का रूलर हूं और हम उसे लेजिटिमाइजेशन नहीं दे रहे, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो लिहाजा वो रूलर नहीं है। यही केस खुद भारत पे अप्लाई होती है कि अगर कश्मीर के लोग उनको अपना हुक्मरान तस्लीम नहीं करते तो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के मुताबिक, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के मुताबिक इंडिया उनका रूलर नहीं हो सकता। अब लोग अगर उसको एक्सेप्ट करने से, यही खुद अगर हम अमेरिका के केस में देखें फॉर इंस्टेंस, अमेरिका के एक फाउंडिंग फादर हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, वो बड़े इंपॉर्टेंट है चूंकि ये जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस थी उसको साइन करने वाले थे। रियासतों, ये कॉलोनीज की तरफ से नुमाइंदा थे जब फ्रांस के साथ उनका नेगोशिएशन चल रहा था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के हवाले से, और ये बरतानिया में नुमाइंदगी करते थे कॉलोनीज की। ये पहले लॉयलिस्ट थे, लॉयलिस्ट कहते थे उस वक्त की किंग के फेवर में जो बरतानिया की बादशाह थी। उसके बाद ये हुब्बुल वतन बने और हुब्बुल वतन के बाद फ्रीडम फाइटर बने। अपने जैसे जैसे तजर्बा हुआ तो उनके अंदर आपको एक शिफ्ट नजर आती है। उन्होंने कहा था कि अगर आप फाइटिंग छोड़ देंगे आजादी की इसलिए कि आप थोड़े टाइम के लिए सिक्योर रहें, तो ना आपको सिक्योरिटी मिलेगी और ना आपको अपनी जमीन मिलेगी, लिहाजा वो कंटिन्यू करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि खुद अमेरिका का भी हमें जो बिहेवियर नजर आता है, आ जाए प्रेसिडेंट जो बाइडन, मैं कार्टर को छोड़ूं, मैं ओबामा को छोड़ता हूँ, आ जाते हैं प्रेसिडेंट जो बाइडन। प्रेसिडेंट जो बाइडन लिबरल हैं, डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक है, क्रीडेंशियल्स उनके बड़े स्ट्रॉन्ग हैं लिबरलिज्म के हवाले से। हमें याद होगा 1995 में प्रेसिडेंट जो बाइडन ने एक स्पीच की थी अमेरिकन कांग्रेस के अंदर रिगार्डिंग बोस्नियन इशू, और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के ज़मीर को उन्होंने झंझोड़ के रख दिया था कि 1 लाख लोग बोस्निया के क्राइसिस में मारे गए हैं
और जो एक इसमें जो उनका कैपिटल था यूगोस्लाविया का, वहाँ पे जो एक इतनी क्लिनजिंग हो रही थी रिलीजियस बेसिस के ऊपर, उनको 1 लाख से ज़्यादा कश्मीर में शहादतें नज़र नहीं आती। वहाँ पे क्यों खामोशी है? अगेन वही मफादा जिसकी तरफ डॉक्टर आमना ने इशारा दिया कि उनके जो मफाद है, एक शिफ्ट नज़र आती है अमेरिका की पॉलिसी में जो मिडल ईस्ट से चाइना की तरफ मूव किया है। मैंने आपको किसी प्रोग्राम में कहा था कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं: कंपटीशन, कंटेनमेंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी विद चाइना, उनको डर है जो जॉन मीर शाइमर का जो आर्ग्यूमेंट है कि 19 ट्रिलियन डॉलर्स तक चाइनीज इकोनॉमी न जाए, अगर जाएगी तो खित्ते में उसका सियासी असर व रसूख और अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनेगा, उसको कंटेन करना, उसमें ये क्वाड इंडिया को साथ लेना, भारत को साथ लेना। हालांकि भारत की कैपेसिटी उनको पता है। अभी जो अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी ने विजिट पे किया है भारत में, उन्होंने स्नब किया है भारतीयों को, उन्होंने बड़ी डिमांड की लिस्ट आगे डाली थी कि हमें ये भी चाहिए, ये भी। उन्होंने जी आपकी कैपेबिलिटी का हमें अंदाजा है, आप लद्दाख पे यू आर फेल्ड, डॉग फाइट में यू आर फेल्ड, अफगानिस्तान में यू आर फेल्ड, कैसे आगे कुछ और डिमांड कर सकते हैं? आप क्या करेंगे? तो इस वजह से जो असल खामोशी है वो ये। फिर अमेरिका वो एक कॉम्प्लेक्सिटी है इन टर्म्स ऑफ अगेन लिबरलिज्म वर्सेस रियलिज्म। एक तरफ डेमोक्रेसी बचाएं, लिबरल वैल्यूज बचाएं, और दूसरी तरफ उनकी अपनी मजबूरी है। वही जो सुप्रीम कोर्ट थी अमेरिका की, उसने आर्टिकल 15 जो राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की बात करता है इंडिविजुअल की, कि रियासत उसमें मुदाखलत नहीं करेगा, उसने री इंटरप्रेट किया कि जो बिजनेस कंपनीज हैं उसमें भी रियासत मुदाखलत नहीं करेगी, और स्टेटस ऑफ इंडिविजुअलिज्म उन्हें भी दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि आज अमेरिका की कारपोरेट जो सेक्टर है, जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस हैं, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो डिक्टेट करते हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को। डीप स्टेट की कर्नल साहब ने बात की, और वो मजबूर करते हैं कि आप इंडिया को इस पे प्रेशराइज न करें और ह्यूमन राइट्स को आप इग्नोर करें, हमारे वेपन खरीद रहे हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर मुनव्वर ने बात की अभी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ और फिर इंडिया के हवाले से भी बात हुई। अब मैं कर्नल असद आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि अगर इस खित्ते में पाकिस्तान की हम बात करें कि उनकी क्या राय अमल है और खारजा पॉलिसी उनकी जो है वो किस फेवर में जाती है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं डॉक्टर मुनव्वर की बातों को थोड़ा सा आगे लेके चलूँगा, और डॉक्टर साहब ने भी बड़ी अच्छी आमना ने बातें की हैं। मैं इसको इस तरीके से कहूँगा कि इससे पहले अगर आप देखें तो आप पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई हैसियत थी, तो जियो पोलिटिकली आप इसको प्ले करते थे। आप जियो इकानमी पे इस तरीके से इतना फोकस नहीं था, मे बी एनवायरमेंट्स फॉर टोटली डिफरेंट, बट विद इन द एम्बिट ऑफ BRI जब आपने CPEC पे आपने जाना शुरू किया, और CPEC के साथ फिर जो आपकी ओवरऑल अब नो यू 4C के आपकी किस तरह जो है वो आप बाहर फैलते जा रहे हैं, चाहे ईरान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, आप रशिया की बात करें, चाइना इटसेल्फ, सेंट्रल एशियन स्टेट को आप ले लीजिए, यूरोप की आप बात कर लें, दूसरी तरफ आप चले जाते, तो व्हाट आई से कि एक तो वो बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त मैं समझता हूँ जो हमारी गवर्नमेंट है, दे आर ट्राइंग टू बैलेंस आउट कि जी सबसे पहले हमने फोकस करना है अपने इकानमी के ऊपर, जो टॉप प्रायोरिटी इनकी है। फॉरेक्स रिजर्व की आप बात करते हैं, एक्सपोर्ट की बात करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डिफरेंस है उसको कर्टेल करना, कंटेन करना, थोड़ा नीचे लेकर आना, उसके ऊपर फोकस करते हैं। बट मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगा ना, इसको मैं, क्योंकि आज का प्रोग्राम है ही योम इस्तेहसाल के हिसाब से, ये इंडिया के साथ हमें, इंडिया को जैसे अब हम डिस्कस कर रहे थे, भले इंडिया को बड़ा इफ़ेक्ट किया, कोविड-19 की बात करते हैं, बहुत ही बुरे तरीके से हैंडल किया नरेंद्र मोदी और उसके तमाम लोगों ने, बिकॉज दे आर इनकेपेबल, इनएफिशिएंट लोग हैं। इनकी वो सोच ही नहीं है कि एक बड़ी चीज़ जैसी होती है उसको कैसे कवर करना। डॉक्टर मुनव्वर ने बड़ी अच्छी बात की कि जब जिस तरह की हुकूमत है तो नीचे जिस तरह की उनकी आर्मी है, आप गलवान वैली में जिस तरह मार पड़ी है इंडियन आर्मी को, मेरा ख्याल है सब कुछ सबको पता है। फरवरी 19 में जो कुछ आपने इंडियन एयरफोर्स के साथ किया, उनको पूरी दुनिया के अंदर आप ये कह सकते हैं कि वो आंखें उठाने के काबिल नहीं रह गए। वट एवर हैज़ हैपेंड इन अफ़गानिस्तान, दो आप ये कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर उन्होंने बिल्कुल तसल्ली के साथ 19 साल इस्तेमाल किया अफ़गानिस्तान की सरजमीन को, सेफ हेवंस को
दाइश उनके साथ था, उनके पीछे था। आप आईएसआईएस की आप बात कर लें और उसके साथ फिर उनके स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स ने जिस तरीके से अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके और हमें उन्होंने ब्लीड किया, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। तो मैं तो एक ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि हाँ, हमें अब ये राइट बनता है कि हम पे तो जो गुजरनी थी गुजर गई है। नो इट इज़ इंडियाज़ टर्न। मैं आपसे ये बताऊँ, इंडिया की अपनी फॉल्ट लाइंस भी बहुत हैं, लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारी चीज़ों को मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर फोकस होने की ज़रूरत है। इंडिया 130 करोड़ से ज़्यादा अफराद का मुल्क है, बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी मंडी है। एक तो वो उस तरफ देखते हैं 70-75 अरब डॉलर का उनका डिफेंस का बजट आता है। सो जितनी भी तस्करा अगेन डॉक्टर साहब ने किया कि अमेरिका की जो डिफेंस प्रोडक्शन की इंडस्ट्री है वो सारी की सारी इस तरफ है। यूके वाले इधर आते हैं, फ्रांस ने रफाल अपना भेजा, आप दोजे भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने अपनी जिस तरह की सिस्टम डिस्पोज ऑफ किया है इंडिया को, वो भी सारी बातें सामने आती हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दैट ये ज़रूर देखें, सारा कुछ हुआ है, ये कोविड का टर्माइल आया, जो कुछ भी है, इंडियन जो फॉरेक्स रिजर्व हैं इस वक्त भी 1600 बिलियन प्लस माइनस चल रहे हैं। आप ये ज़रूर देखने की बात है। चाइना के अंदर भी प्रॉब्लम आई, इतनी सारा फाइट हुआ, जो कुछ भी है, चाइना के फॉरेक्स रिजर्व आर मोर देन 3400 बिलियन, सस्टेन करके आगे की तरफ जा रहे हैं। हम नॉर्मली कहते हैं ना, हमें उस रियलिटीज़ के अंदर आना होगा, हमें मोजज़ों के अंदर नहीं जाने की ज़रूरत। हम ये कहें अच्छा नहीं वो लड़ रहे हैं, वो फ़लाँ हारेगा फ़लाँ जीतेगा तो हम सेमीफाइनल में चले जाएंगे। वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। और हमें एक बहुत ही मुदल्लल किस्म की, मैं समझता हूँ, हमें फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत है। ऑन एवरी नूक एंड कॉर्नर, ऑन एवरी पॉसिबल फोरम वी हैव टू चैलेंज इंडिया। चाहे वो मिडल ईस्ट का होता है, चाहे वो सेंट्रल एशियन स्टेट की बात होती है, चाहे वो आप चाइना रशिया की आप बात करते हैं, चाहे यूरोप की बात करें, इवन फॉर दैट मैटर आप अमेरिका की बात करते हैं। देखना, अगर इन पिछले 3 सालों के अंदर आपने ओवरऑल पाकिस्तान के परसेप्शन को चेंज किया पूरी दुनिया के अंदर। वाई? बिकॉज द लीडरशिप वॉज टोटली डिफरेंट। उन्होंने कहा भाई ये जो आपने लेबल लगाया था कि एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म, वो तो बेसिकली इंडिया है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, दैट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस फॉर इंडिया, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। अब देखें ना, फैटफ की अगर हम बात करते हैं, उनके 26 में से 25 पॉइंट आपने मीट कर लिए। एक पॉइंट था बिकॉज उसके अंदर इंडिया था, इंडिया ने प्ले अप किया और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया कि यस वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट, और पाकिस्तान को हमने ग्रे लिस्ट के अंदर रखा। सो व्हाट वी से, यस वी डोंट हैव टू अपोलोजेटिक, नो, जिसको कहते हैं एक हमारा परसेप्शन या नैरेटिव नहीं होना चाहिए। वी हैव टू बी प्रोएक्टिव एंड वी हैव टू बी एग्रेसिव। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे बताऊं, ये हमें इसके ऊपर फोकस करना है। मिडिल ईस्ट के जो चंद ममालिक रह गए, देखें ना, बात तो वही आती है, अगर 80 लाख की आबादी है इस वक्त यहूदियों की इजराइल के अंदर, उन्होंने 26 करोड़ मुसलमानों को तो मिडिल ईस्ट के अंदर कंटेन किया हुआ है और उनको तबाह बर्बाद कर दिया। जो चंद मुल्क बचे हैं वो तो एक्चुअली इजराइल के साथ चलना शुरू हो गए। नो, ये चीज़ें भी बड़ी सोचने की हैं। और आप देखें, सिर्फ आप अमेरिका को, इजराइल को और फिर इंडिया को साथ देखते हैं, एंड दे आर दी वन जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर आप समझते हैं कि एक मुसीबत मचाई हुई है। इजराइल को ले लें, उसने मिडल ईस्ट को परेशान किया हुआ, अमेरिका ने पूरी दुनिया को किया, और इंडिया को देख लें जो उसके पास पड़ोस के जितने ममालिक हैं, व्हाट इज़ द पॉलिसी। बट प्रैक्टिकली व्हाट हैपन कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जितने भी इंडिया के पड़ोसी हैं, नो दे आर कमिंग अप नाउ, दे हैव अंडरस्टूड द मैकेनिक्स। इंडिया किस तरीके से उनका बाजू मरोड़ के अपने मफादात हासिल करता था। बट अनफॉर्चुनेटली अब ये देखें ना, क्वाड की हम बात करते हैं, क्वाड 1 की, उसके अंदर बांग्लादेश ने आके उसको ज्वाइन कर लिया। वाई? बिकॉज अमेरिका ने उसको बेट डाली है। नो, दैट इज टू बी उसको समझने की जरूरत है बांग्लादेश को, हसीना वाजिद को, वो किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके इंडिया को ज्वाइन करने जा रहे हैं। इंडिया ने तो बांग्लादेश को बिल्कुल ऐसे बंद किया। यू ट्रस्ट मी, अगर थोड़ा सा इन डिटेल जाके इंडिया के जिस तरह के मुआहदे बांग्लादेश के साथ है आप पढ़े तो इंसान परेशान हो जाएगा कि इन्होंने किस तरीके के मुआहदे एक ऐसे वहाँ पे, जी बिल्कुल हर लेवल के ऊपर। सो व्हाट वी से, हम जिस तरह भी कह लें, कश्मीर की हम बात करते हैं, हम तो तैयार हैं, पूरी कौम तैयार है, आपकी आर्म फोर्सेस तैयार हैं। कश्मीरियों को भी पता है कि ये जो आप कह लें कि जो राइट्स की बात आती है, आज़ादी होती है, कोई भी प्लेट में रख के नहीं देता, उसके लिए करनी पड़ती है जद्दोजहद। अगर मैं कहता हूँ ना कि वो 150 सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बल्कि, तो डू यू थिंक नाउ दे आर गोइंग टू स्टॉप? कि नहीं अब हम खामोश हो जाएं? 2 सालों से जिस तरीके से आपने उनको घरों में बंद रखा, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह के जुल्म सतम किए, जिस तरीके से, यानी आज के दिन तक आप देखें 18,000 नौजवानों को उन्होंने पूरे इंडिया की जेलों में भेज दिया। 2 साल तक तो किसी अदालत में उन्होंने लेकर ही नहीं आना। नो, दीज आर द थिंग्स, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है, ह्यूमैनिटी के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो इंडिया कर रहा है, उन सारी चीज़ों को एक्चुअली हाईलाइट करने की जरूरत है।
व्हाट एक्चुअली इंडिया इज डूइंग। हर घर के अंदर चले जाएं, यू फाइंड अ स्टोरी विद इन कश्मीर कि हो क्या रहा है, इंडिया कर क्या रहा है वहां के ऊपर। बिल्कुल, और वही ये चीजों को सामने लेकर आने की जरूरत है। और वही चीज कि जो कश्मीर की सिचुएशन देखकर जो मुख्तलिफ उनके इर्द गिर्द की रियासतें हैं वो तो खुद इंडिपेंडेंस हासिल करना चाह रही हैं, क्योंकि उनको भी एक चीज सामने नजर आ रही है कि इस तरह से इंडिया के साथ वो नहीं तो चला अगले जा चंद सकता। सालों के अंदर आई कैन सिंपली से कश्मीर को ये तो इंडिया सोचना भी छोड़ देना कि वो कहेगा नहीं कश्मीरी उनके साथ होंगे। अगर कश्मीरियों ने उनके साथ होना था तो जब उनके वो उस तरह के वफादार थे, शेख अब्दुल्ला की बात करें या तभी हो जाता, वो तभी एक लिहाज से हो जाना था। नथिंग ऑफ दैट काइंड। अब तो सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ हो गई है, दुनिया बड़ी आगे चली गई है, और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर अगर जिस तरह की मूवमेंट्स चल रही हैं, दे हैव टू लुक टुवर्ड्स अफगानिस्तान, दे हैव टू लुक टुवर्ड्स अफगान तालिबान, कि आप ये आज़ादी जो है ना, ये आप मजलूमियत के साथ नहीं, ये लड़के लेते हैं। आपके अंदर वो जज्बा होता है, यू फाइट इट आउट, और उसकी जिंदगी मुश्किल कर देते हैं। यानी आप ये देखें 2000 बिलियन डॉलर से ज्यादा अमेरिका और नाटो ने खर्च किए अफगानिस्तान के अंदर, एंड इन अ वे दे हैव लेफ्ट इन अ ह्यूमिलिएटेड वे, कि रात के अंधेरे में गए, उन्होंने उनको बताया भी नहीं कि हम वहां से निकल के जा रहे हैं। सी यही चीजें आई वुड से कि यही चीजें आप, इट्स नॉट ओनली कश्मीर, आप इंडिया के अंदर वो जो फॉल्ट लाइंस की मैंने आपसे बात की, जो सिखों की मैंने आपसे बात की है, जिस तरह के ताबल की हम बात करते हैं, ये सारी की सारी चीजें इंडिया के अंदर वो होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर 25% की आबादी जो है वो नॉन हिंदू हो, और आप ये कहेंगे कि नहीं हम तो हिंदुत्व के ऊपर बिलीव करते हैं, हम एक ऐसी मजहबी जुनूनियत की तरफ एक्चुअली नरेंद्र मोदी लेके चला गया इंडिया को, तो इसका तो इस वेरी डिफिकल्ट। जब तक कि आप जो दूसरे मज़ाहब हैं उनको को थोड़ा रेस्पाइट नहीं देते, थोड़ा उनको ईज आउट नहीं करते। अभी देखें ना इस बड़ी ईद के ऊपर तो उन्होंने कहा जी कि कुर्बानी नहीं कर सकते वहां पे आप कश्मीर के अंदर। सी ये यानी आप मजहबी आज़ादियों के ऊपर इस तरीके से पाबंदी जानबूझ के इस तरह की हरकतें ताकि आप उन पे जुल्म कर सके और उनको जिस तरह से परेशान करना चाहें आप कर सकें, ये तो सिर्फ एक वही चीज़ सामने आती है, और ये कोई ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा जो अभी आपने बात की। इन सारी चीज़ों को और थोड़ा सा मजीद कंटिन्यू करेंगे। जाहिर है बहुत कुछ है चीज़ों को डिस्कस करने के हवाले से। इंडिया के जितने भी पहलू हैं वो फेलियर की तरफ हैं, और कश्मीर की जितनी भी हिम्मत है उसको देखते हुए हम बहुत सारी चीज़ों को सामने यहाँ रख सकते हैं, और ज़रूर इस पर बात करेंगे कि इन दी एंड क्या होने वाला है, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। हमारी आज यौम इस्तेसाल को पूरे 2 साल हो गए, उसके हवाले से ये ट्रांसमिशन है, और जिस तरह से गुफ्तगू चल रही है हमारे मेहमानों के साथ, उससे ज़रूर आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और इंडिया किस तरह से पीछे की तरफ जा रहा है। हमने अभी बात की, असद साहब ने बड़ी अच्छी चीज़ों को लेकर चले। मैं चाहूँगी डॉक्टर आमना आप भी इस पर कोई रोशनी डालें, अपनी राय अपनी पेश करें। समरा, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसी ऑप्शंस क्या हैं। देखिए, जब हम एक जद्दोजहद में शामिल हैं, कश्मीरी अकेले नहीं है, पाकिस्तान मेजर स्टेक होल्डर है, और जब हम किसी चीज़ के लिए स्टेक होल्डर होते हैं तो हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आई वुड अप्रिशिएट कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इसको अडॉप्ट किया है कि हमारी जो हम जियो इकोनॉमिक पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम बहुत देर तक अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को हाईलाइट करते रहे हैं, हम बताते रहे हैं कि और हम वाकई ही उस जगह पे हैं जहाँ पे हम वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के एक संगम पे, और इस खिते की सारी पॉलिटिक्स और इस खिते के सारी बाहर की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी हम उसका मरकज़ रहे, और अगेंस्ट आवर ओन विल हमें बहुत दफ़ा फ्रंट लाइन स्टेट बनना पड़ा। तो प्राइम मिनिस्टर की ये पॉलिसी बहुत क्लियर है कि अब हम जियो इकोनॉमिक पे जाएंगे, यानी हम ओपन हैं ट्रेड के लिए, आपके साथ कारोबार करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और हमने इसके लिए बहुत कुर्बानी दी है। हमने अपना जो टेररिज्म यहाँ इंटरनल था, जो कि अफगान वॉर की वजह से था, वो हमने एड्रेस किया है। जो इंडियन इंटरफेरेंस की वजह से था, उसको हमने बहुत एड्रेस किया है। नाउ वी हैव प्रोवाइडेड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, तभी तो चाइना यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है इतनी ज़्यादा, और हम CPEC जो में तकरीबन कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम इंटरनल स्ट्रेंथ करते हैं, देखिए हमने एक स्टैंड लिया, हमने कहा कि हम आपको नहीं देते अड्डे, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो इन रिटर्न हमें जो ऑफर होना था, जो इकोनॉमिक एड की शक्ल में, जाहिर है वी विल बी डिप्राइव ऑफ दैट। तो उसका ऑल्टरनेट क्या है? कौमों की जिंदा कौमें अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद बनाती हैं, और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी तब फॉलो करती हैं जब उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज इतने ज़्यादा होते हैं कि वो सेल्फ डिपेंडेंस एटलीस्ट अगर नहीं क्लेम करती,
तो रियल डिपेंडेंस जरूर क्लेम करती हैं। सही। तो पाकिस्तान की जो ये स्ट्रेटजी है ये पाकिस्तान को पे करेगी इन द लॉन्ग रन, और हमने इस वक्त कभी ना कभी तो आपको सख्त स्टांस लेना पड़ता है ना, और पाकिस्तान ने इस वक्त ले लिया है। और आई वुड अप्रिशिएट द पॉलिसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, उन्होंने इस वक्त बोल्ड स्टेप लिया हुआ है और इस वक्त सरेंडर करने से इनकार कर रहे हैं। और अगर वो ये टेन्योर गुजार देते हैं और पाकिस्तान वाकई ही जियो इकोनॉमी पे शिफ्ट हो जाता है, तो फिर हमें इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी से कोई नहीं रोक सकता। फिर हमें ना इंडिया का, ना जो किसी का डर भी नहीं रहेगा, ना अमेरिका का, और किसी पे डिपेंडेंस नहीं होगी तो हमें डर नहीं रहेगा। जो कर्नल साहब कह रहे हैं और जो डॉक्टर मुनव्वर साहब कह रहे थे, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स हैं कि जो बिग पावर्स हैं, जो सुपर पावर्स हैं, उन्होंने हमें प्लेग्राउंड बनाया हुआ है। इट इज़ इन देयर इंटरेस्ट। और ये जो आपको पता है कि कॉलोनियल पावर्स जब यहाँ से गई तो दे बाय डिज़ाइन मेड डिमार्केटेड बॉर्डर्स, ताकि वो बाउंड्रीज ऐसी थी जिसकी वजह से जंगें होती रहें, क्योंकि वो असला के जो टॉप सारे जो सिक्योरिटी काउंसिल के P5 हैं, एक्चुअली दे आर टॉप वेपन सेलर, तो वो ही उनकी सेल ही तभी होगी। तो हमें इस बात को खुद समझना है। इंडिया इस बात को अभी नहीं समझ रहा। इंडिया इस बात को कोई 10-15 साल के बाद समझेगा, जब वो अपनी मेजर पावर की, जो इस रीजनल पावर की पोजीशन से पीछे आ जाएगा। उसकी रीजनल पावर की पोजीशन भी उसकी इकोनॉमी की वजह से थी। देखिए, इकोनॉमिक इंसेंटिव वो दुनिया को देते हैं, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि 130 बिलियन उनके लोग हैं, 130 मिलियन की आबादी है, और वो बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन अगर आपके यहाँ अमन ही नहीं है तो कहाँ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, कहाँ से इकोनॉमी चलेगी? बिल्कुल। इंडिया ये बात नहीं समझ रहा, लेकिन पाकिस्तान ने ये बात समझ ली है। और हमने कहा कि ना तो हम अफगान वॉर में स्टेक होल्डर हैं, ना ही हम किसी और खिते के जो स्ट्रेटेजिक टसल में हैं। हम अपनी इकोनॉमी को, अपने हाउस को इन ऑर्डर करेंगे, और हम उसके लिए हर तरफ से कॉपरेशन के लिए तैयार हैं, चाहे वो चाइना है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे हमारे मिडल ईस्ट के ब्रदरन कंट्रीज़ हैं, और चाहे साउथ एशिया के लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का ये जो क्लियर स्टांस है, ये इन द लॉन्ग रन दैट वुड बी द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। और इसकी वजह से ही हम कश्मीर पे भी एक स्ट्रॉन्ग स्टांस को प्रमोट कर सकते हैं और कश्मीरियों की रियल में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान असल में कश्मीरियों की स्ट्रेंथ है। दैट इज माय पॉइंट। सही है जी। इसी को मैं आगे डॉक्टर आपकी तरफ लेकर आऊँगी कि अगर हम लास्ट मैसेज अगर लेना चाहें आज की इस ट्रांसमिशन के हवाले से, और अगर आप देखते हैं कि ये सिलसिला कब एंड होगा, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैं छोटा सा एक कमेंट दे दूं डॉक्टर लुबना अपना आमना की बात को आगे बढ़ाते हुए, कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसके 3C कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसको हम कहते हैं पहले आप उसको लगा लें कनेक्टिविटी, कि हम रीजन्स के दरमियान में कनेक्टिविटी चाहते हैं। कंस्ट्रक्टिव रोल पाकिस्तान प्ले कर रहा है, इन द केस ऑफ अफगानिस्तान कश्मीर पे करना चाहता है, रीजन पे करना चाहता है, ब्रिज बनना चाहता है, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पहले सऊदी अरब और ईरान के केस के अंदर, और फिर इराक भी हमारे इसी हवाले से विजिट्स होते रहे। और उसके अलावा हम कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट के लिए काम करें कि सारी विन विन सिचुएशन डेवलप हो। अब जो कश्मीर का जो असल मसला है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पे इम्बैलेंस है। जहाँ पे इम्बैलेंस होगा वो मसला कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। अमेरिका की आज़ादी की जब तहरीक चली थी तो उस वक्त भी इम्बैलेंस था ब्रिटिश एम्पायर और आज़ादी की तहरीक के दरमियान में, जिसमें फ्रांस ने उसको बैलेंस किया। तालिबान के केस के अंदर भी इम्बैलेंस था बिटवीन तालिबान एंड अमेरिका, लेकिन बाद में जो क्रिटिसिज्म थी इंटरनेशनल कम्युनिटी की, उसने उसको बैलेंस किया। इसी तरीके से अभी जो फ़लस्तीन का इशू था, सिटीज़न जर्नलिज्म ने उसको बैलेंस किया। तो लिहाजा हमें बैलेंस करना है। बैलेंस किस तरह करना है? वेपनाइजेशन देकर नहीं, बैलेंस इस तरह से करना है जो हमारी मोरल सपोर्ट है। एक तो उसमें पेशेंस चाहिए, और हमें एक कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजी बनानी होगी कि विद इन इंडिया हम चेंज लेकर आएँ। किस तरह से? थ्रू नैरेटिव बिल्डिंग, सेंटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में भी हम चले जाएं, और उसके साथ साथ हम ये करें कि अमेरिका को ये रियलाइज़ करवाएं कि जो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया बायलैटरल लेवल पे इस मसले को हल करें, तो तारीख गवाह है कि बायलैटरल जब भी नेगोशिएशंस होती हैं वो नाकामी का मुंह देखती हैं। जब भी कोई फैसिलिटेट करता है या मीडिएशन करता है वो सक्सेसफुल होता है। इसकी पूरी लिस्ट है, अब मेरे पास टाइम शॉर्ट है, मैं इसलिए उसमें नहीं जाना चाह रहा। लिहाजा अमेरिका जब तक इसको फैसिलिटेट नहीं करेगा, कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा। पहले तो इस तरह से बैलेंस करना है। दूसरा, सिटीजन जर्नलिज्म के जरिए से हम अवेयरनेस, जिस तरह आपको पता है सिटीजन जर्नलिज्म ने फ़लस्तीन के केस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया। गवर्नमेंट साथ नहीं थी, लेकिन लोगों की क्रिटिसिज्म ने मजबूर किया इजराइल को पीछे हटने के लिए। तो सिटीजन जर्नलिज्म के जरिए से हम
इंडिया को मजबूर कर सकते हैं कि वो पीछे हट जाए। आयरलैंड हो गया, कनाडा हो गया, वो इसमें बहुत आगे हैं और क्रिटिसिज्म करते हैं। मैंने कहा अभी अमेरिका ने भी क्रिटिसाइज किया है इंडिया को इस केस के अंदर। जो अमेरिकन जो स्टेट सेक्रेटरी का जो विजिट था या इलेक्शन कैंपेन में जो बाइडन की जो क्रिटिसिज्म थी और उनके इलेक्शन कैंपेन का एक एजेंडा था कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रही है वो चाहे वो माइनॉरिटीज़ के हवाले से हो या इंडियन हेल्ड कश्मीर के हवाले से हो, उसको रुकना चाहिए और ये मैसेज उनको दिया भी गया है। तो जब तक हम इसे बैलेंस नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है उस वक्त तक कश्मीर का मसला जो है जिस अंदाज से हम चाहते हैं वो उस तरह से हल नहीं होगा, या जिस तरह कश्मीरियों की जो उमंग है वो नहीं होगा। आखिरी जुमला सिर्फ कहूँगा, इमरान खान साहब ने जो कश्मीर के इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक हिट की है इंडिया को, अगर उन्होंने 370 रिवोक किया, 35A रिवोक किया, तो हमने भी ये कहा कि हम दोबारा रेफरेंडम कराएंगे। एक ये कि आप इंडिया के साथ रहना चाहते, नहीं रहना चाहते, जी। दूसरा ये कि क्या आप आज़ाद रहना चाहते हैं या हमारे साथ रहना चाहते हैं। और उसके बाद आप देखें कि इंडियन मीडिया जो है वो आपको मचलते हुए नजर आए। बिल्कुल सही बात है। असद साहब, आप क्या कहेंगे आखिर में? देखिए, मैं एक चंद चीज़ें मैं आपसे गोश गुजार करूँ। इंडिया के अंदर बड़ा सीरियसली, कश्मीर के अंदर स्पेशली, वो जो डेमोग्राफी को वो तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन प्लान जो उन्होंने दिया है ऑर्डर 2020 का, उसके अंदर अभी तक ये 23 लाख लोगों को वहाँ का डोमिसाइल इशू कर चुके हैं। वहाँ पर ये सैनिक कॉलोनीज़ यानी उनके फ़ौजियों की कॉलोनीज़ बना रहे हैं। 17,000 जो पंडित हैं, 17,000 कनाल का एरिया दिया है जिसके अंदर वो पंडित जो है वो फोर्टिफाइड एरिया के अंदर ला के उनको बसाने लगे हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें वो हैं। अच्छा, फिर देन आप ये देखें जितने भी सोशल मीडिया के टूल्स हैं उसके ऊपर जो पेजेस कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं या जो अकाउंट्स हैं वो उनको फ्रीज़ करते जाते हैं, उनको हटाते जाते हैं। ह्यूमन राइट्स की बड़ी सीरियस और ग्रॉस वायलेशन जिसका डॉक्टर साहब ने तस्करा किया वो सामने आ रहा है। हमें जो फोकस करना है, इट इज़ नॉट ओनली हम ये कहें कि कश्मीर की या मुसलमानों की, इट इज़ बेसिकली ह्यूमन राइट्स की बड़ी सीरियस वायलेशन वहाँ पर हो रही हैं और इन अ वेरी ऑर्गेनाइज मैनर इन सारी बातों को हमने एक्चुअली लेके जाना है ऑन एवरी पॉसिबल फोरम, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, यूनाइटेड नेशन के साथ। और आई वुड सिंपली से कि जो करारदाद एग्जिस्ट करती है सिक्योरिटी काउंसिल की नंबर 47 जो है विच परटेन्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन कश्मीर, कि कश्मीर के ऊपर यूनाइटेड नेशन किसी का कब्जा एक्सेप्ट नहीं करता कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और यहाँ के लोगों ने जो डिसाइड करना है कि जी वो किसके साथ जाना चाहते हैं। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जिसको कहते हैं ना कि वन साइडेड सारे इकदाम करके और आप उसको यूनियन टेरिटरी का एक लिहाज से हिस्सा बना दिया, उनको यूनियंस डिक्लेयर कर दिया और उनको ब्रेक कर दिया। ये वो सारी बातें हैं जिसको हमने बड़ा सीरियसली उसको लेके जाना है। इट इज़ नॉट एट द गवर्नमेंट लेवल, एट एवरी पॉसिबल फोरम, चाहे आप मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया को ले लें। अच्छा, इसके बाद मुख्तलिफ तरह की ऑर्गेनाइजेशंस आपकी काम कर रही हैं, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। नो, दिस इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन सारी चीज़ों को सामने हाईलाइट करें। लेकिन आखिर में मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, कम वक्त में जो मर्जी हो जाए, ना तो इंडिया अपने इन अज़ाइम के अंदर कामयाब हो सकता है, बिल्कुल, ना हम ये कहें कि नहीं हम कश्मीर से खुदा न खासा कहीं पीछे हो सकते हैं या उनसे कोई पहलू तही कर सकते हैं, और ना कश्मीरी अपनी आज़ादी के ऊपर, अपनी उमंगों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। आप यकीन माने, हमें लगता है बड़ा आसान है ना, हम तो बड़े ईजी माहौल के अंदर बैठे हुए हैं। आप देखें कोरोना के अंदर और जिस तरीके से वहाँ पे कम्युनिकेशन टोटल ब्लैकआउट पिछले ऑलमोस्ट 2 सालों में देखा, कभी है कभी नहीं, कभी है कभी नहीं है। तो वो जो मेंटल डिस्ट्रेस के अंदर वहाँ के आप लोगों को देखते हैं, यूथ को देखते हैं, बुज़ुर्गों को देखते हैं, वहाँ के जो बीमार लोग हैं आप उनको देखते हैं। हमें 2-3 हफ्ते का जब लॉकडाउन हुआ तो हमें परेशानी हो गई थी, घर के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। और आप इमेजिन करें वहाँ से आप 2 सालों का जिस तरीके से आपने लॉकडाउन, कर्फ्यू, सेक्शन 114 को आपने इम्पोज होते हुए देखा है, आपके सर पे तलवार लटक रही है। ये वो चीज़ है, आप सिर्फ उन अपने कश्मीरी बहन भाइयों के शू के अंदर अपने आप को लेके जाएं और फिर वो चीज़ को फील करते हुए वही सारी दुनिया के सामने उठाएं, सारी दुनिया के सामने लेकर आएं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर आएं, उनको पाकिस्तान का विजिट कराएं, उनको सरकारी खर्चे के ऊपर लेके जाएं, आज़ाद कश्मीर के अंदर किसी अब कंपैरिजन करें। हम तो यहाँ आपको लेकर आ गए, यहाँ के लोगों की लाइफ देखें
उनकी आज़ादी इजहार राय देखें, बाकी सारी चीज़ें देखें एंड कंपेयर इट बेसिकली विद द इलीगल इंडियन ऑक्यूपेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और वहाँ के लोगों का प्लाइट और स्टेट एट्रॉसिटीज़ देखें जिस तरह इंडिया वहाँ पर कर रहा है और अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, एंड सी एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग देयर इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये सारी चीज़ों को बड़ा सीरियसली हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है। हमें बार बार ये जाने की ज़रूरत है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, हमें बार बार जाने की ज़रूरत है OIC के अंदर, और इवन फॉर दैट मैटर SCO के अंदर भी इन सारी चीज़ों को इस तरह की चीज़ें नहीं डिस्कस होती, इसको हमें लाने की ज़रूरत है हर फोरम के ऊपर। आई थिंक हमें सारे कामों को रखना चाहिए साइड पे, इस चीज़ को हमें आगे लेके जाना चाहिए। इंडिया को हमें बिल्कुल डिफेंसिव मोड के अंदर लेके जाएं, वेयर दे आर कंपेल्ड कि जी हाँ, एक तो अपनी फ़ौज को कम करें, वहाँ से लोगों को निकालें, और सबसे पहला काम, और बिल्कुल ठीक हमारी हुकूमत ने ठीक डिसीजन लिया है कि जी हम किसी सूरत के अंदर भी उनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ऑटोनमस स्टेटस जो है वो उनका बहाल नहीं करते। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आपने आप बात की वो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो देखा जाए तो मुख्तलिफ फोरम से मुकदमे लड़ ही रहे हैं, और अपनी पूरी हमारी काविशें चल रही हैं कि किस तरह से हम कोई एक ऐसा सिनेरियो पैदा कर दें जो वाकई इंडिया जो है वो बैक ऑफ कर जाए, और जो चीज़ें हो रही हैं उससे अंदाज़ा होगा कि इंशाल्लाह, जो अभी डॉक्टर आमना ने भी कहा कि 10 to 15 ईयर्स बस हैं सामने, और उसके बाद इंशाल्लाह एक हमारे ही फेवर के अंदर जो है वो रिजल्ट सामने आएगा। बेहद शुक्रिया आप सबका असद साहब, शुक्रिया, थैंक यू। मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ, जो मेरे दोनों पैनलिस्ट कलीग्स कह रहे हैं कि अगर हमें बहुत सीरियसली ह्यूमन राइट्स वायलेशन को, डेमोग्राफिक प्रेशर चेंज को, जो कि करारदाद मौजूद है और उसकी मौजूदगी में इंडिया बाउंड है कि वो चेंज नहीं कर सकता, हमें इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीरी और पाकिस्तानी डायस्पोरा को एक्टिवेट करना है, और हमें ये मैसेज जो है गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली, पाकिस्तान चेयर को जो पहले भी मुनव्वर ने मेंशन किया था, हमें एक्टिवेट करना है ताकि हम पीपल्स टू पीपल्स लेवल पे लोगों को ये बता सकें कि पॉलिसी मेकर्स को कंपेल करें, अपने अपने पॉलिसी मेकर्स को, कि इतनी बड़ी ग्रेव मैसिव ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, एक कौम की जेनोसाइड की जा रही है, और उसको बचाने के लिए पूरी दुनिया को अपना रोल प्ले करना है। दैट्स वाई ये हमारा किरदार होना चाहिए, और उसके लिए सिर्फ पाकिस्तान ही ये कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और वही वाली चीज़ है कि हम सोल वॉइस तो बने हुए ही हैं कश्मीरियों की, और ये इंशाल्लाह एंड तक ही सिलसिला चलेगा जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, जब तक हम कश्मीरी बहन भाइयों को आज़ादी नहीं दिला देते। वंस अगेन डॉक्टर आमना, बेहद शुक्रिया आपका। डॉक्टर मुनव्वर, आपका भी बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत ही हेल्दी डिस्कशन रहा आज की इस ट्रांसमिशन का, और इसी के साथ पता ही नहीं चला कि वक्त का इख्तिताम भी हो गया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।